हाय बच्चों, फिर से मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने में। और आज सेट 2 का डिस्कशन को लेकर के, जो आपको पता है ये मेरी बुक आई हुई है वस्तुनिष्ठ समाज विज्ञान, और इसी का डिस्कशन मैं करवा रहा हूं। जैसा कि मैंने कल भी आपको जो पहला सेट का डिस्कशन कराया था उसमें मैंने बताया था आपको कि ये किताब आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरे द्वारा एनसीईआरटी और डिफरेंट प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं उसके सारे प्रश्नों का संग्रह 25-25 सेट के रूप में किया गया है। और इसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, न्यूमेरिकल केमिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, न्यूमेरिकल फिजिक्स, पीरियोडिक टेबल और कंप्यूटर के 25-25 प्रश्नों को सेट वाइज मैंने अरेंज किया है, जो आपके रिवीजन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। और इस सारे सेट का डिस्कशन मैं आपको लगातार YouTube पर करवा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा और ये आपको सफलता दिलवाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अभी मैं सेट 2 का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस बुक को लीजिए, इसके सारे सेट्स को बनाइए, इसका सारा सॉल्यूशन मैं आपको YouTube पर करवाऊंगा। और ये देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, जितना भी मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा वो सारा सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होगा रुक्मिणी प्रकाशन लाइव पर। और यहाँ इस टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भरपूर फायदा उठा सकते हैं। मेरे से जुड़िए, मेरे ठीक है रुक्मिणी प्रकाशन लाइव टेलीग्राम चैनल के द्वारा। और कल से जो आपका स्टार्ट हो रहा है लाइव, आपका 30 तारीख से 4 बजे शाम को मैं आप लोगों को मिलूंगा और यहां से हम लोग निरंतर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लाइव भी और साथ में रिकॉर्डेड भी आपको मिलता रहेगा। ये देखिए, ये सेकंड नंबर सेट जो है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत लाजवाब प्रश्न है। और ये देखिए कितना स्तरीय प्रश्न मैंने इसमें संग्रह किया है। ये आपको सफलता दिलाने में, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही निभाएगा। तो मेरी गुजारिश है बच्चों आपसे कि आप एक बार इस किताब के प्रत्येक प्रश्न का रिवीजन जरूर एग्जाम देने से पहले कर लीजिए। और आपको डिस्कशन इसका तो अवेलेबल है ही YouTube पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मैं सेट नंबर 2 का डिस्कशन स्टार्ट करता हूं। देखिए सेट नंबर 2 में जो पहला प्रश्न है बहुत बहुत लाजवाब है बच्चे। ये देखिए, प्रोटीन संश्लेषण। अब वर्ड है प्रोटीन, ये शरीर निर्माता होता है। क्या होता है? शरीर निर्माता है। प्रोटीन क्या है? तो ये शरीर निर्माता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन आपको बना होता, तब मैं इस प्रश्न पर आऊंगा। प्रोटीन याद रखिएगा, मनुष्य के लिए 6 आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। पहला क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा वसा, यह भी शरीर को अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। तीसरा प्रोटीन, यह शरीर निर्माता होगा। आपका मसल्स, आपकी मांसपेशियां, आपकी ऊतक सारे बने होते हैं किसके? तो प्रोटीन के बने होंगे। और चौथा आपको विटामिन, यानी आपके शारीरिक गतिविधियों के निर्वहन के लिए क्या आवश्यक होगा? तो विटामिन आवश्यक होगा। और पांचवा मिनरल्स, खनिज लवण, यानी शरीर के कार्यों को निरंतर रूप से चलाने के लिए आपका खनिज लवण आवश्यक होगा। और अंत में जल। मनुष्य की शरीर में सारी जैविक क्रियाएं वो किस माध्यम में होता है? तो जलीय माध्यम में होता है, तो जल आवश्यक हो गया। तो ये सारे 6 मुख्य पोषक तत्व हो गए। अब देखिए प्रोटीन किसका बना होता है? तो भाई साहब प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है। बार बार यहां से यह भी क्वेश्चन आएगा कि किस तत्व के नहीं रहने से नाइट्रोजन का निर्माण नहीं हो सकता है? तो याद रखिएगा किसके? तो मतलब किस तत्व के नहीं रहने से प्रोटीन का निर्माण संभव नहीं है? तो वो नाइट्रोजन की वजह से। अब देखिए, अब क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोटीन संश्लेषण
कहां होता है भाई जी? प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम, राइबोसोम में होता है। कहां होता है प्रोटीन संश्लेषण? तो राइबोसोम में होता है। मैं लिख रहा हूं प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगा? तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा राइबोसोम पर। और राइबोसोम को हम क्या कहते हैं? तो राइबोसोम को हम क्या कहेंगे? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। क्या कहेंगे राइबोसोम को? तो प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगा? राइबोसोम में होगा। और इसी राइबोसोम को हम, ठीक है, आपको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। अब देखिए, ठीक है, जब, ध्यान देना है, जब आपको क्या होगा? डीएनए, डीएनए किस में बदलेगा? डीएनए चेंज होगा आरएनए में, और आरएनए चेंज होगा एमिनो अम्ल में, और एमिनो अम्ल चेंज होगा किस में? प्रोटीन्स का निर्माण करेगा। तो डीएनए से क्या बना? आरएनए, आरएनए से क्या बना? एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से क्या बना? प्रोटीन, प्रोटीन किसका बहुलक? एमिनो अम्ल का, प्रोटीन किसका बहुलक? एमिनो अम्ल का। और एमिनो अम्ल याद रखिएगा, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और आरएनए ये क्या होगा? ये होगा आपको राइबोन्यूक्लिक एसिड। और प्रोटीन किसका बहुलक? तो एमिनो एसिड का। तो प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? तो डीएनए से बना आरएनए, आरएनए से बना एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से बना प्रोटीन्स। अब जरा इसको देख लीजिए, देखिए, अब ये रेप्लिकेशन है, यानी ये देखिए रेप्लिकेशन में डीएनए, ठीक है, आपको किसमें पता है? डीएनए है, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या होगा? वो डिफरेंट वेज में क्या बन गया? आपको एमआरएनए का फॉर्मेशन किया, यानी यहां पर आरएनए सिंथेसिस हो गया। आरएनए सिंथेसिस के बाद ये देखिए राइबोसोम पर किसका निर्माण हुआ? तो प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो डीएनए से क्या बना? आरएनए, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन का निर्माण हुआ। तो ध्यान में रखिए, प्रोटीन किसका बहुलक? तो प्रोटीन बहुलक है एमिनो एसिड का। यह क्रम जरा ध्यान से देखिएगा कि आरएनए, मैंने क्या बताया आपको कि डीएनए से क्या बना? तो आरएनए बन गया। भाई साहब ये क्या बन गया? आरएनए बन गया। जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जरा देखिए मैंने क्या क्या इसमें आपको बताया है, ये देख लीजिए, मेरी बात को समझिएगा, मैंने क्या क्या इसमें नोट डाउन किया है, क्या क्या इसमें थ्योरी में दिया है, जरा इसको देख लीजिए। ये देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से प्रोटीन बन गया। राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम से राइबोसोम पे प्रोटीन का निर्माण होगा। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो ट्रांसलेशन कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन कहेंगे। डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है, डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और आरएनए से जस्ट अपोजिट होगा, यानी डीएनए का निर्माण होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। मेरी बात समझिएगा। अब देखिए ये यहां पर दो मॉलिक्यूल्स है, एक डीएनए और दूसरा है आरएनए। डीएनए और आरएनए याद रखिएगा। अब देखिए क्या होता है, डीएनए इसको बोलते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। और ध्यान में रखिएगा कि इसमें सुगर जो होगा वो डी ऑक्सी राइबोज होगा, और यह बना होगा किससे? तो ये प्यूरिन और पैरामिडीन यानी एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का बना होगा। और यहां पर देखिए आपको ये आरएनए जो है ये राइबोन्यूक्लिक एसिड है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ध्यान में रखिएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड है। और ये ध्यान में रखना है कि एडेनिन, थायमिन नहीं, थायमिन के जगह पर यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन का बना होता है। एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और किसका बना होगा? साइटोसिन का बना होगा। डीएनए आपको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशंस को ले जाने का कार्य करता है, जबकि आरएनए जो है वह प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। और मैंने पहले ही बता दिया आरएनए आपको क्या है? तो आरएनए जो है वह साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है। क्या है? साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ध्यान में रखिएगा कि डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में मैं बार बार बता रहा हूं, डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में ये किसने बताया? तो वाटसन और क्रिक ने। डबल हेलिक्स मॉडल, ये देखिए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया किसने? तो वाटसन और क्रिक ने बताया था। ध्यान में रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया था। और आजकल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जैसे ही जेनेटिक इंजीनियरिंग का विकास हुआ है वहां पर आपको डीएनए संश्लेषण यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए से एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण की प्रक्रिया बहुत अधिक बढ़ गई है। और इसी से आपको क्या होता है? आपका डिफरेंट जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लाज्मिड का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा कि राइबोन्यूक्लिक एसिड आपको प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा,
अब हम लोग आगे चल रहे हैं। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है हमारा। एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापक्रम पर इसकी सांद्रता क्या होगी, यानी कंसंट्रेशन निकालने के लिए बात कर रहा है। किसको निकालने के लिए? कंसंट्रेशन, सांद्रता आपको निकालना है। अब ये देखिए सांद्रता, ध्यान दीजिएगा, सांद्रता यानी कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन क्या होगा ध्यान में रखना है। कंसंट्रेशन प्रतिशत या सांद्रता प्रतिशत निकालना है तो विलय की मात्रा, विलय की मात्रा, यहां देखिए विलय की मात्रा, यानी विलय बोलते सॉल्यूट को, किसको बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। यानी आपको ठीक है मास ऑफ सॉल्यूट हो गया बटे आपका ठीक है मास ऑफ सॉल्यूशन। यहां देखिए मास ऑफ क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी ठीक है विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा, और ये गुना क्या हो जाएगा? 100 से गुना कर दीजिए। तो विलय की मात्रा गुना ठीक है बटे विलयन की मात्रा गुना 100, ये होगा सांद्रता प्रतिशत आपको निकलेगा। अब जरा देख लीजिए यहां से सांद्रता प्रतिशत आपको निकाल देते हैं। क्या कह रहा है? तो 36 ग्राम, और देखिए यहां पर क्या हो जाएगा? 36 ग्राम हो गया ठीक है, सोडियम क्लोराइड है, घुला हुआ है। फिर हम आगे बात करेंगे। अब देखिए विलयन की मात्रा क्या है, तो इसमें दो चीज होगा, एक तो विलय की मात्रा, एक होगा विलय की मात्रा, और दूसरा होता है क्या जी? दूसरा होगा विलायक की मात्रा। विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा और विलायक की मात्रा हो गई। अब देख लीजिए भाई जी क्या हो जाएगा? ये 36 बटे आपको इंटू 100 कर लीजिए, 36 बटे क्या हो जाएगा? 100। देखिए विलायक की मात्रा कितनी है? तो 100 ग्राम जल में और 36 ग्राम ये विलय की मात्रा होगी, यानी आपको मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। और ये देखिए ये क्या होगा? ये हो गया ठीक है मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया। तो दोनों को जोड़ दीजिए। देखिए भाई दोनों को जोड़ देते हैं, 100 प्लस 36 गुना कर दीजिए 100। अब निकल गया ये 26.47%। कितना निकल गया? 26.47%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो 26.47%, 26.47% यानी 26.47% हो जाएगा इसका आंसर। अब मैंने किया यहां पर मैंने मास ऑफ सॉल्यूट बट मास ऑफ सॉल्यूशन को ठीक है आपको क्या कर दिया? आपको रेशियो कर दिया, गुना 100 कर दिया, तो ये निकल गया सांद्रता प्रतिशत। क्या निकल गया? सांद्रता प्रतिशत। बच्चे एकदम मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर सोडियम क्लोराइड है, ध्यान दीजिएगा, सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा, सोडियम क्लोराइड ये क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है NaCl। क्या होता है? NaCl होता है। इसे टेबल सॉल्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? टेबल सॉल्ट कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहेंगे? टेबल सॉल्ट कहते हैं। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा। अब सांद्रता होता क्या है? तो सांद्रता प्रतिशत निकालना था। सांद्रता क्या होता था? नंबर ऑफ मोल्स बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स बट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर इस तरह से निकाला जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? मोलरिटी कहते हैं। क्या कहेंगे? मोलरिटी कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा ठीक है, मोलरिटी कहा जाता है। यहां एक वर्ड यूज है संतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें, ध्यान दीजिएगा, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलय पदार्थ समान तापमान एवं दाब पर नहीं घुलाए जा सकते हैं, ऐसे विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। क्या कहेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो याद रखिएगा कि ऐसा विलयन जिसमें आपका और अधिक विलय पदार्थ समान ताप एवं दाब पर नहीं घुलाया जा सकता है, ऐसे ही विलयन को हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर यानी तापमान और प्रेशर यानी दाब अगर परिवर्तित कर देंगे तो संतृप्त विलयन में भी कुछ विलय पदार्थ यानी सॉल्यूट मटेरियल घुलाया जा सकता है। तो ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन यानी सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो बच्चे ध्यान में रखना है आपको, क्या रखना है? संतृप्त विलयन क्या होता है, कंसंट्रेशन परसेंट कैसे निकालते हैं? तो आसान है, क्या करना है? विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। इसे ही हम क्या कहेंगे? आपको सांद्रता प्रतिशत कहेंगे। 1 सेकंड में निकल जाएगा। और सोडियम क्लोराइड आपको पता है, इसको NaCl यानी टेबल सॉल्ट हो जाएगा। थोड़ी सी बातें और बतानी है मुझे, चलिए इसका पहले सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये देखिए सांद्रता प्रतिशत, एकदम ध्यान में रखिएगा, सांद्रता प्रतिशत विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा गुना 100 हो गया। और विलयन के 2 भाग होते हैं। विलयन के कितने भाग? 2 भाग, एकदम याद रखिएगा। विलयन के 2 भाग होंगे, एकदम याद रखना है आपको। विलयन के कितने भाग? 2 भाग। पहला विलय
दूसरा विलायक, पहला विलय, दूसरा क्या विलायक होता है, विलय, दूसरा क्या होगा विलायक होगा। याद रखिएगा विलयन के कितने भाग, दो भाग, कौन कौन, विलय और विलायक होता है। अब देखिए जल में जब हम चीनी को घोलते हैं तो चीनी विलय और क्या होगा, आपको जल जो है वो विलायक होगा। तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर मैंने ये निकाल दिया, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, 26.47% होता है। यहां पर दो बातें आपको बतानी है मुझे। पहली बात मोलरता, मोलरिटी, मोलरता, मोलरिटी यानी नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, घुला होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, नंबर ऑफ मोल्स घुला होगा 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसे उस विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी अगर किसी भी ठीक है विलय पदार्थ का, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में घुला हो तो ऐसे, ठीक है, ऐसे जो आपका निकलता है उसे ही क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। यानी मोलरता विलय का मोल में मान और विलयन का लीटर में आयतन, यानी मोल्स पर लीटर, यानी क्या होगा N/V, इसे ही क्या कहा जाता है, मोलरता कहा जाता है। इसका मतलब क्या होगा, मोल्स पर लीटर हो जाएगा। थोड़ा सा इंग्लिश में बता देता हूं क्या, कि ठीक है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट when dissolved in 1 liter of solution, then this is known as molarity of the solution। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स किसका, सॉल्यूट का, बटे किसका, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका मोलरिटी निकल जाएगा। अब जरा देखिए मोललता क्या होता है, तो विलय का मोल में मान बटे विलय, ठीक है, आइए देखिए विलायक का केजी में द्रव्यमान, इसे हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। क्या कहेंगे, मोललता कहेंगे। याद रखिएगा क्या मैं बता रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, नहीं मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, केजी में, इसका अनुपात क्या कहलाएगा, मोलेलिटी, यानी मोललता कहलाएगा। और इसे मेजर्ड किस में करेंगे, मोल्स पर केजी में, इसका यूनिट क्या होगा, मोल्स पर केजी। चलिए एक और चीज है, क्या है, तो नॉर्मेलिटी, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी भी होता है। और ये क्या होता है, नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता, इसको क्या बोलेंगे, याद रखिएगा, ये क्या होगा कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, याद रखिएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी ग्राम तुल्यांकी बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखिएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, इसके अनुपात को क्या कहा जाता है, तो ठीक है आपको नॉर्मलता कहा जाता है, सॉल्यूशन इन लीटर, इसे हम क्या कहेंगे, नॉर्मलिटी कहेंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या मैं कह रहा हूं, किसी भी विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी भार, किसी भी विलय पदार्थ का ग्राम तुल्यांकी भार, और ध्यान दीजिएगा, और उस विलयन का लीटर में आयतन के अनुपात को नॉर्मलता कहा जाता है। ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बटे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नोन एज, इसका जो रेशियो होगा वही कहलाएगा क्या, नॉर्मलता कहलाएगा। तो 3 चीजें मैंने बताई। अब देखिए, ठीक है, मोलरता बता चुका हूं, मोललता बता चुका हूं, नॉर्मलिटी बता चुका हूं। क्या हुआ कि ठीक है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको, ठीक है, मोलरता। फिर देखिए मोललता क्या कहलाएगा, तो विलय का मोल में आयतन, विलय का मोल में, ठीक है, मोल में मान, विलय का मोल में मान बटे आपको, ठीक है, किसका, केजी में, विलायक का केजी में द्रव्यमान के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और आपको विलय का किसमें, ग्राम इक्विवेलेंट, विलय का ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, ये देखिए सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये क्या कहलाएगा, आपको बोलते हैं नॉर्मेलिटी या नॉर्मलता कहलाएगा। तो तीनों बात क्लियर हो गया, एकदम याद रखिएगा, बार बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे पूछा जाएगा भी आगे, आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर होनी चाहिए। चलिए इस पर बहुत सारा प्रश्न आगे भी है, मजा आएगा करने में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। एंटीजन का मुख्य कार्य क्या होता, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीजन याद रखिएगा, एंटीजन, ये देखिए क्या है, ये एंटीजन है, ये क्या करेगा,
तो एंटीजन का मुख्य गुण क्या होता है? तो यह एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। यह हमारा शरीर है, ध्यान दीजिएगा, यह हमारा शरीर है। और हम अपने शरीर में जब एंटीजन डालते हैं तो ध्यान दीजिए इस पर क्या होगा। एंटीजन डालते हैं तो ये क्या होगा, जैसे ही एंटीजन डालेंगे तो इसके विरुद्ध हमारा शरीर एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा? एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा। और हमारी प्रतिरक्षा तंत्र, यानी हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो मजबूत हो जाएगा। प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाता है। याद रखिएगा, हमारी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाती है। याद रखिएगा इस बात को, मजबूत हो जाती है। यानी जब किसी व्यक्ति के शरीर में या ठीक है जीवों के शरीर में एंटीजन प्रवेश कराया जाता है तो उसके विरुद्ध उसका शरीर एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेता है। और ठीक है, एंटीबॉडीज का निर्माण कर लेता है और यह एंटीबॉडी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। अब आपको चल रहा होगा आपके दिमाग में कि ये एंटीबॉडी है क्या, व्हाट इज एंटीबॉडी? तो भाई ये एंटीबॉडी जो है, याद रखिएगा, यह क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है। क्या है? इम्यूनोग्लोबिन है, जो बी सेल्स को यानी टी लिम्फोसाइट्स को प्रेरित करता है बनाने के लिए। क्या करेगा? प्रेरित करेगा, जो हमारे शरीर के ठीक है प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है? मजबूत करने का कार्य करता है। चलिए यहां देखिए फिगर में मैंने क्या किया, ये एंटीजन मैंने शरीर में डाला, क्या हुआ? प्राइमरी एंटीबॉडी। ये क्या हुआ? सेकेंडरी एंटीबॉडी बना। और आपका शरीर क्या हो गया कि ये क्या होगा? किसी भी डिजीज के विरुद्ध एक प्रतिरक्षा तंत्र का विकास कर लेगा। यानी किसी भी बीमारी के विरुद्ध क्या करता है? आपका शरीर प्रतिरक्षा तंत्र का क्या करेगा? विकास कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एंटीजन का मुख्य गुण क्या होता है? एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करना। एंटीबॉडीज के निर्माण को प्रेरित करना। याद रखिएगा, एंटीजन डाला, क्या हुआ? एंटीबॉडी का निर्माण कर लिया, जिससे क्या होगा? आपको ध्यान में रखना है, जिससे आपका शरीर जो है वह प्रतिरक्षा तंत्र के लिए प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। तो यह इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है आपका सॉल्यूशन। मैंने क्या किया है कि एंटीजन का मुख्य गुण एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करना है। एंटीजन प्रतिरक्षा को प्रेरित करता है। याद रखिए, प्रतिरक्षा तंत्र को यह प्रेरित करेगा, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रेरित करता है। एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन होता है, मैंने पहले ही बता दिया। यह वाय आकार का प्रोटीन है जो प्रतिरक्षा तंत्र के बी कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता है। और याद रखिए, यह टी लिम्फोसाइट्स के विकास में सहायक होता है और यह बीमारियों से रक्षा को प्रेरित करता है। यह क्या करेगा? बीमारियों से रक्षा को क्या करता है? प्रेरित करता है। कोई भी अब अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आएगा तो उस बीमारी के विरुद्ध हमारा शरीर पहले से ही एंटीबॉडी का निर्माण कर लेता है। देखिए, यह बीमारियों की ठीक है की रक्षा, बीमारियों से रक्षा करता है, बीमारियों से शरीर की रक्षा करता है। जिस बीमारी के लिए एंटीजन डाले हैं उसके विरुद्ध आपका शरीर क्या करेगा? ठीक है, आपको एंटीबॉडी का निर्माण कर लेगा और उस बीमारी से वह शरीर को क्या करता है? प्रतिरक्षा करता है, रक्षा करेगा। यह बीमारियों से शरीर की रक्षा करता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, रक्षा करता है। अब थोड़ा सा और चलते हैं। अब देखिए ब्लड की बात करते हैं। ब्लड जब भी चर्चा करेंगे तो ब्लड क्या होता है? तो यह जो है संयोजी उत्तक होता है। कौन सा उत्तक होगा? कनेक्टिव टिश्यू होगा और आपके शरीर में यह फ्लो करता रहता है। और ब्लड मुख्य रूप से क्या होगा? ब्लड मुख्य रूप से आपको दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। एक इसका भाग होगा, ब्लड का भाग होगा प्लाज्मा, क्या होगा? प्लाज्मा। और दूसरा भाग होता है रक्त कणिकाएं, क्या होगा? रक्त कणिकाएं होंगी। और ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है, बार बार मैं आपको बताऊंगा कणिकाएं, बार बार मैं आपको बताऊंगा कि प्लाज्मा जो है वह क्या करता है कि रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करेगा। रक्त को जलीय माध्यम प्रदान करने वाला कौन होता है? प्लाज्मा होता है। और रक्त कणिकाएं, ध्यान दीजिएगा, रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से तीन प्रकार का होगा। आरबीसी, क्या होगा? आरबीसी, फिर क्या होगा? डब्ल्यूबीसी, फिर क्या होगा? और तीसरा हो गया प्लेटलेट्स। ध्यान दीजिएगा, इसको प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का कार्य करता है। फिर देखिए आपको जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारे शरीर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र के निर्माण में सहायक होता है और इसी को प्रेरित करेगा आपका एंटीजन। इसी के निर्माण को प्रेरित करता है कौन? एंटीजन करता है। और ध्यान में रखिएगा कि प्लेटलेट जो है यह ठीक है रक्त के थक्का को जमाने के लिए आवश्यक होगा। किसके थक्का को जमाने के लिए? रक्त के थक्का को जमाने के लिए बच्चे आवश्यक होता है। और जरा इसमें देख लीजिए, क्या देख लीजिए कि
हमारे जो ब्लड होता है, ब्लड ग्रुप्स की बात अगर करें तो ब्लड ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया था। किसने बताया? कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने बताया। और इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप्स मुख्य रूप से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। ए बी बोलते 4 प्रकार के होते हैं। ए बी, उसके बाद ए बी और क्या होगा? ओ होगा। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? ए बी ओ, ए बी ओ। याद रखिए, ट्रिक में कैसे बता रहा हूं। ए बी तो नो एंटीबॉडी, ए बी तो नो एंटीबॉडी। जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है वह रक्त कौन होगा? तो ए बी होगा। जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा वह रक्त कौन होगा? ए बी होगा। और यह सबसे ले सकता है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया? तो ए बी हो गया। यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन हो गया? तो ए बी हो गया। और देखिए आपका ओ ब्लड ग्रुप, इसमें नो एंटीजन, इसमें नो एंटीजन, इसमें नो एंटीजन, और यह सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। इसमें एंटीबॉडी पाया जाएगा और नो एंटीजन होगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि किस ब्लड ग्रुप में नो एंटीजन, किस ब्लड ग्रुप में नो एंटीजन, तो देखो ओ में। किस ब्लड ग्रुप में नो एंटीबॉडी, तो ए बी नो एंटीबॉडी, ए बी नो एंटीबॉडी। याद रखिएगा, ए बी नो एंटीबॉडी, यानी ए बी में कोई आपको एंटीबॉडी नहीं होगा। याद रखना है आपको। चलिए बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूं कि ये आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। जितना भी मैं सेट्स का डिस्कशन कर रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं। आपको यूट्यूब पर देखना पड़ेगा, आपको डिस्कशन देखिए और वहां से लाभ उठाइए, क्योंकि बिना मेहनत की सफलता नहीं मिल सकती है। मैं बार बार बता रहा हूं कि बच्चे, ठीक है, ये बुक जो है वो मैंने आपके लिए संजोए हैं। ये बुक जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस है। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ये देखिए। 400, 401 और 402 कर दीजिए। 400, 401 और 402 हर्ज आवृत्ति की समान तीव्रता के 3 ध्वनि स्रोत हैं। प्रति सेकंड सुनाई देने वाले बीटों की संख्या क्या होगी? भाई साहब बीट बोल रहा है। अब देखिए बीट होता क्या है। तो ठीक है, दो लगातार ध्वनि, ठीक है, ध्वनि आवृत्तियों के बीच, ध्वनि आवृत्तियों के बीच अंतर को, आवृत्तियों के बीच अंतर को, आवृत्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? को हम लोग क्या कहेंगे? बिट्स कहा जाता है, यानी विस्पंदन कहा जाता है, बिट्स कहते हैं। 2 लगातार ध्वनि आवृत्तियों के बीच अंतर को, क्या अंतर को क्या कहेंगे? तो बिट्स कहा जाता है, यानी विस्पंदन कहा जाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, क्या कहेंगे? विस्पंदन कहेंगे। यानी 2 लगातार ध्वनि आवृत्ति जो है उसके बीच जो डिफरेंसेस होता है, उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? विस्पंदन कहते हैं। भाई क्या कहेंगे? बिट्स कहेंगे। ध्यान में रखना है कि कोई व्यक्ति बोला समान आवृत्ति, समान तीव्रता के ध्वनि आवृत्तियों के बीच जो अंतर होता है उसे ही विस्पंदन कहा जाता है। मान लीजिए पहला विस्पंदन डेल्टा 1, ये 400 हर्ट्ज है। दूसरा विस्पंदन ये देखिए डेल्टा 2, ये देखिए डेल्टा 2 कितना हो गया? तो 401 हर्ट्ज हो गया। अब दोनों के बीच अंतर कर लेते हैं। डेल्टा डी बराबर क्या हुआ? D2 डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 1 बराबर क्या हो गया? 401 माइनस 400 बराबर क्या होगा? 1 हर्ट्ज हो जाएगा। तो भाई साहब 1 हर्ट्ज हो जाएगा, यानी 2 लगातार ध्वनि आवृत्तियों के बीच जो अंतर उत्पन्न होता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? विस्पंदन कहेंगे। अब देखिए नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड को हम क्या कहते हैं? तो नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड जो होता है उसे ही हम आवृत्ति कहते हैं। और ये ध्यान में रखिएगा कि विस्पंदन है क्या? बिट्स है क्या? तो ये बिट्स जो है ये एक तरह से आवृत्ति है। 2 ध्वनि तरंगों के बीच जो आवृत्ति में अंतर होता है उसे ही हम विस्पंदन कहते हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। तो इसका क्या होगा आंसर? 1 नंबर हो जाएगा। अब देखिए ध्वनि, वर्ड यूज हो रहा है ध्वनि। चलिए पहले इसका हम देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ये देखिए 400, 401, 402 आवृत्ति के समान तीव्रता की 3 ध्वनि सुनाई देती है। तो ये देखिए 400 हर्ट्ज, 400 हर्ट्ज, फिर देखिए 401 हर्ट्ज, 402 हर्ट्ज, ठीक है, और आपको 401 है, 402 हर्ट्ज। तो क्या होगा? नंबर ऑफ बिट्स 401 माइनस 400 कर दीजिए 1 हर्ट्ज। कहीं से भी कीजिए बात बराबर है। आवृत्ति का असाई मात्रक हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का असाई मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज होगा। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है। याद रखिएगा कि मैंने आपको क्या बताया, अगर इंग्लिश में इसको बात करें तो क्या होगा कि 2 ध्वनि तरंगों के बीच
जो क्या होगा, दो ध्वनि तरंगों के बीच जो अंतर होता है उसके आवृत्तियों में, उसे ही बिट्स कहा जाता है या विस्पंदन कहा जाता है। यानी द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम लोग क्या कहेंगे, विस्पंदन कहते हैं, यानी बिट्स कहा जाता है। तो ये बातें याद रखना है। दो ध्वनि तरंगों के बीच व्यतिकरण के फलस्वरूप आवृत्ति में अंतर होता है, इसे ही क्या कहते हैं, बिट या विस्पंदन कहा जाता है। ये देखिए, दो ध्वनि तरंग चला तो क्या होगा कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता है, जिसके कारण दो ध्वनि तरंगों के बीच क्या होगा, अंतर होता है। इसे ही क्या कहेंगे, आपको विस्पंदन कहा जाता है। अब व्यतिकरण क्या होता है, व्हाट इज इंटरफेरेंस, ये इंटरफेरेंस है क्या, तो जब दो ध्वनि तरंगों का क्या होगा, अधिरोपण होगा। व्हेन टू साउंड वेव्स सुपरिम्पोज ईच अदर, तो क्या होता है, तो क्या होगा, जैसे ही सुपरिम्पोज करेगा देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का पुनः वितरण होता है, और इसे ही क्या कहेंगे, इंटरफेरेंस कहेंगे। तो सिंपल चीज है। तो दो ध्वनि तरंगों के अधिरोपण के कारण जब ऊर्जा का पुनः वितरण होता है तो इसे ही क्या कहते हैं, व्यतिकरण कहते हैं। भाई साहब, इसे ही क्या कहेंगे, व्यतिकरण कहेंगे, यानी इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो याद रखना है। अब यहां पर चर्चा हो रही है, ठीक है, दो बातों की, ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव। अब ये ध्वनि तरंग है क्या, व्हाट इज साउंड वेव्स, ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स होता क्या है। तो साउंड वेव्स जो है वह क्या है, तो वह है, याद रखिएगा, यह अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, एकदम ध्यान में रख लेगा। कौन सा तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है, यानी लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। और यह जब माध्यम से गुजरता है तो ये देखिए चिपक गया, कंप्रेस्ड हो गया, ठीक है। ये देखिए दूर दूर भाग गया, रेयरिफाइड हो गया। ये देखिए नजदीक नजदीक आ गया, कंप्रेस्ड हो गया। तो जब भी ध्वनि तरंग माध्यम से गुजरेगा तो यह संपीड़न और विरलन के रूप में गुजरेगा। याद रखिएगा कि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग, ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग, जब भी ध्वनि तरंग माध्यम से गुजरती है तो यह संपीड़न और विरलन के रूप में गुजरेगा, यानी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में गुजरता है। और सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें, ठोस में, सॉलिड में होगा। उसके बाद किसमें, लिक्विड में होगा। उसके बाद किसमें होगा, गैस में होगा। एकदम बच्चे याद रखना है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें, तो ठोस में। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें, तो ठोस में। उसके बाद ध्वनि की चाल किसमें, तो द्रव में। उसके बाद किसमें, गैस में। ध्वनि निर्वात में, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है, याद रखिएगा। अब मैं कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, क्या क्या हुआ आपको ध्वनि के बारे में, क्या क्या सीखे आप। ध्वनि कौन सा तरंग, तो अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा, साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। फिर मैंने आपको क्या बताया कि व्हेन साउंड मूव्स थ्रू मीडियम देन इट मूव्स, याद रखिएगा, किसके रूप में, तो किसके रूप में गमन करेगा, तो ये गमन करेगा, याद रखिए, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन के रूप में, संपीड़न और विरलन के रूप में गमन करेगा। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें, ठोस में। उसके बाद किसमें, द्रव में। उसके बाद किसमें, गैस में। क्या ध्वनि निर्वात में गमन करेगा, नहीं करेगा। ध्वनि निर्वात में गमन करेगा, नहीं करेगा। तो याद रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या आपका क्वेश्चन है। देखिए भाई, ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। बहुत लाजवाब प्रश्न है, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ये देखिए एक बच्चा है जिसका शरीर क्या हो गया है, नीला पड़ गया। ये देखिए ब्लू कलर हो गया। क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। बच्चे ये क्या हो गया शरीर आपको, तो बच्चे क्या हो गया, शरीर ब्लू कलर का हो गया है। किस कलर का हो गया है, ब्लू कलर का हो गया। ये किसके कारण, तो ये ब्लू कलर का हो गया, ये मिथोमोग्लोबिन के कारण। मिथोमोग्लोबिन, याद रखिएगा, मिथोमोग्लोबिन के कारण हो जाता है। ये क्यों होता है ऐसा, ठीक है। ये देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण, मिथोमोग्लोबिन के कारण हो जाता है, यानी नाइट्रेट के कारण हो जाएगा। और जब भी बात करेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में तो याद रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कि ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है इसमें बच्चों की त्वचा का रंग क्या होगा, नीला हो जाता है। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम जब भी हम चर्चा करेंगे तो मिथोमोग्लोबिन के कारण होगा। एक चीज और, दूसरी चीज क्या, कि ये जो मिथोमोग्लोबिन है इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें आपका जो रक्त प्रवाह है इसमें क्या होगा, बाधा उत्पन्न हो जाता है। आपका जो ब्लड मूव करेगा उसमें जो ऑक्सीजन का फ्लो है ब्लड में वो क्या होगा, बाधित हो जाएगा, जिससे कलर बच्चे का क्या होगा,
कैसा हो जाएगा, नीले कलर का हो जाएगा, याद रखिएगा इसको। अब देखिए घुलित ऑक्सीजन की अधिकता से, देखिए इसको जब भी ब्लड में अधिक मात्रा में आपको क्या होगा, घुलित ऑक्सीजन की अधिकता हो जाएगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन पॉइजनिंग कहा जाता है। याद रखिएगा शुद्ध ऑक्सीजन भी जब हम सांस लेते हैं तो वो हानिकारक है। शुद्ध ऑक्सीजन भी जब आप सांस लीजिएगा तो वो क्या है, आपके लिए हानिकारक होता है, इसीलिए शुद्ध ऑक्सीजन सांस नहीं लिया जाता है। चलिए टीडीएस देखिए, टीडीएस मतलब टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है, यानी कुल घुलनशील पदार्थ आपको एक निश्चित मात्रा होती है जल में, उससे अधिक मात्रा आपके जल में घुलनशील नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा घुलनशील है तो वह आपके शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक है, ध्यान में रखिएगा। तो इस बीमारी को हम ब्लू बेबी सिंड्रोम को मिथेलोग्लोबोनीमिया भी कहते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम मिथेलोग्लोबोनीमिया भी कहते हैं, और इसमें मिथोमोग्लोबिन के कारण यह होता है, जिसके कारण बच्चा का कलर कैसा होगा, ब्लू कलर हो जाएगा। शरीर देखिएगा, ठीक है, आपका जो चेहरा है वो काफी अधिक नीला पड़ जाता है। कैसा पड़ जाता है, नीला हो जाता है, ध्यान में रखना है। देखिए मेरी बात को समझिएगा, अब मैंने इसमें क्या क्या लिखा है जरा उसको भी देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा जरा। ब्लू बेबी सिंड्रोम मिथोमोग्लोबिन के कारण होता है, इसे मिथेमोग्लोबिनीमिया भी कहा जाता है, याद रखना है आपको। और इसमें बच्चों की त्वचा का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। इसमें रक्त में ऑक्सीजन का प्रवाह क्या होगा, प्रभावित होता है। मेरी बात को एकदम गौर से ध्यान से सुनिएगा। कुछ जो है पदार्थ आपके लिए बहुत बहुत हानिकारक होता है, ठीक है। यदि जल में कुछ ठोस पदार्थ घुले होते हैं, कुछ ठोस धातु घुले होते हैं, या कुछ अन्य पदार्थ घुले होते हैं, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। तो यहां बच्चे आपको देख लेना है कि कौन कौन सा आपके शरीर के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। सबसे पहले अगर जल में मरकरी घुला हुआ है तो मिनीमाता रोग हो जाता है। कैसा रोग हो जाएगा, मिनीमाता, एकदम ध्यान में रखिएगा। कौन सा रोग होगा, मिनीमाता होगा। अब देखिए यदि जल में फ्लोरीन की मात्रा अधिक घुली हुई है, फ्लोरीन की मात्रा घुली हुई है, तो ठीक है आपका जो ठीक है दांत है उसका क्षरण होने लगता है, जिसको फ्लूरोसिस कहा जाता है। क्या कहते हैं, फ्लूरोसिस। दांत का क्षय होने लगेगा। किसका क्षय, दांत का क्षय होने लगता है, दांत झड़झड़ कर गिरने लगता है। कैडमियम, आपके जल में अगर कैडमियम की मात्रा अधिक है तो क्या हो जाएगा, कैडमियम की मात्रा अधिक है तो इटाई रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाएगा, इटाई रोग हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। इटाई रोग, ये सब रेगुलर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। फिर देखिए अगर जल में आपको आर्सेनिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो क्या होगा, तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। कौन सा रोग होगा, ब्लैक फुट रोग हो जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। मरकरी की मात्रा अगर अधिक होती है तो मिनीमाता होगा, मरकरी अगर जल में घुल जाता है। फ्लोरीन तो फ्लोरोसिस हो जाएगा, कैडमियम तो इटाई रोग हो जाता है, और आर्सेनिक तो ब्लैक फुट रोग हो जाता है। तो ये सब आपको रेगुलर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। बच्चे एकदम धैर्य धर करके आपको पूरा डिस्कशन देखना है, और लाइक और सब्सक्राइब भी अधिक से अधिक करना है, तब मजा आएगा, तब आपको मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करा पाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन। देख लीजिए क्या है भाई, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं। तो भाई साहब जब भी आधुनिक कंप्यूटर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, VLSI। क्या होगा भाई, VLSI। अब ये क्या है, तो ये आपको VLSI, ध्यान दीजिएगा जरा, तो वेरी लार्ज, ठीक है, स्केल इंटीग्रेशन है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है, वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है। ध्यान दीजिएगा जरा, ये क्या है, तो वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, एकदम ध्यान में रखिएगा। इंटीग्रेटेड क्या है, सर्किट है। तो क्या होता है कि जब सेमीकंडक्टर को हम एम्बेडेड करके आपको एक ही सेमीकंडक्टर में बहुत सारे वर्क डन करने लगते हैं, बहुत सारा मल्टी प्रोसेस करने लगेंगे, तो ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही इंटीग्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, तो VLSI कहते हैं। क्या कहते हैं, VLSI। तो आधुनिक कंप्यूटर, याद रखिएगा, आधुनिक कंप्यूटर में प्रयोग किए जाते हैं कौन, VLSI। अब देखिए कंप्यूटर के मुख्य रूप से 5 जनरेशन है। कौन सा जनरेशन, 5 जनरेशन। और पहला जनरेशन जो, ध्यान दीजिएगा, पहला जनरेशन जो है वो किस पर आधारित है, तो पहला जनरेशन है वो वैक्यूम ट्यूब। कौन सा, वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है, एकदम ध्यान में रखिएगा। देख लेते हैं इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। वैक्यूम ट्यूब पर आधारित है पहला जनरेशन। किस पर आधारित, तो वैक्यूम ट्यूब पर आधारित। यहां देखिए
आधुनिक कंप्यूटर VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करता है। और आधुनिक जो कंप्यूटर है वो ये जो पीढ़ी है वो 5 पीढ़ियों में मैंने विभक्त किया है इसको। पहला पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, पहला पीढ़ी वैक्यूम ट्यूब, दूसरा ट्रांजिस्टर, तीसरा इंटीग्रेटेड सर्किट, चौथा माइक्रो प्रोसेसर और पांचवा आर्टिफिशियल। यही देखिए माइक्रो प्रोसेसर में ही आपको क्या होगा, VLSI होगा। क्या होगा, VLSI होगा। और अंत में अभी जो चल रहा है, ठीक है, जिस पर रिसर्च चल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो कंप्यूटर के कितने चरण, 5। कंप्यूटर के कितने चरण, 5 चरण, 5 जनरेशन है। वो पहला जनरेशन में क्या किया, वैक्यूम ट्यूब। दूसरा जनरेशन में क्या किया, सेमीकंडक्टर। दूसरा जनरेशन में क्या किया, सेमीकंडक्टर। तीसरा जनरेशन सेमीकंडक्टर या ट्रांजिस्टर बोलिए। और तीसरा जनरेशन में क्या किया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथा जनरेशन में क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर। यहीं से VLSI हो गया, अभी भी चल रहा है ये। और पांचवा जनरेशन याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तरह तरह का भी प्रयोग चल रहा है। आपको यहां पर हम तरह तरह से क्या कर रहे हैं, आपको एक चिप का निर्माण कर रहे हैं जिसको DNA चिप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑर्गेनो चिप का निर्माण अभी हो रहा है, जो भविष्य में आपका कंप्यूटर इतना शक्तिशाली हो जाएगा तो मनुष्य भी आगे बढ़ जाएगा। याद रखिएगा कि कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का जन्मदाता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ये देखिए जो मैं बता रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का जन्मदाता कौन, चार्ल्स बेबेज। कौन होगा, चार्ल्स बेबेज होगा। और आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता कौन, तो आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता है, याद रखिएगा आधुनिक कंप्यूटर का जन्मदाता है ट्यूरिंग महोदय, AL ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन होगा, तो आधुनिक कंप्यूटर का जनक है AL ट्यूरिंग। कौन होगा, AL ट्यूरिंग नामक वैज्ञानिक है। AL ट्यूरिंग नामक वैज्ञानिक है। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन, AL ट्यूरिंग। अगर बात करें कि सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है, सुपर कंप्यूटर का जनक सिमन क्रे। कौन होगा, सिमन क्रे होगा। बार बार याद रखना है कि ठीक है, आपको सुपर कंप्यूटर का जनक कौन होता है, तो सिमन क्रे। याद रखिए सिमन क्रे हैं, सिमन क्रे हैं। तो अब देखिए भारत में, ठीक है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, तो विजय भटकर को, ठीक है, विजय भटकर को किसको कहेंगे, विजय भटकर को कहेंगे। तो ये देखिए क्या क्या बात मैंने कर दिया। ठीक है, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन, कंप्यूटर के जन्मदाता कौन, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जन्मदाता कौन, चार्ल्स बेबेज। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन होगा, तो AL ट्यूरिंग, AL ट्यूरिंग। आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन, तो AL ट्यूरिंग। और देख लीजिए सुपर कंप्यूटर का जनक कौन, तो सिमन क्रे। कौन होगा, सिमन क्रे होगा। और यहीं से अगर हम और आगे बढ़ें तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन होगा, तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर को कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये सारी बातें, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक है बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। 0.1 कूलम्ब आवेश, कितना कूलम्ब आवेश, 0.1 कूलम्ब आवेश को 15 वोल्ट विभव वाले बिंदु B से, ठीक है, बिंदु B से 135 वोल्ट विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य होगा। ये देखिए ये बिंदु B है, ये बिंदु B है, इसका वोल्ट कितना 135 वोल्ट है। ये बिंदु B है और ये बिंदु A है, इसका वोल्ट कितना, तो भैया 15, ठीक है, विभव वाले बिंदु A तक ले जाने में कितना कार्य होगा, तो 15 वोल्ट है। तो उच्च विभव से हमेशा ध्यान दीजिएगा, उच्च विभव से हमेशा आवेश का प्रवाह या विद्युत धारा का प्रवाह क्या होगा, निम्न विभव की ओर होगा। किधर से किधर, तो कौन यह बताता है कि आवेश का प्रवाह किधर से किधर होगा, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल गिव्स द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कौन बताएगा कि आवेश किधर से किधर फ्लो होगा, किधर से किधर प्रवाहित होगा, तो ये विभवांतर या विभव बताता है। ध्यान में रखिएगा। अब यहां से पीडी निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर निकाल लीजिए। क्या होगा, 135 में से 15 घटा दीजिए, यानी 120 वोल्ट हो गया। भाई जी 120 वोल्ट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य, विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य क्या होगा, विद्युत ऊर्जा या विद्युत कार्य क्या होता है, तो ठीक है, क्या होगा, आवेश गुना विभवांतर, यानी चार्ज गुना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, आवेश गुना विभवांतर होगा। ध्यान में रखिएगा, आवेश गुना क्या होगा, विभवांतर होगा। तो आवेश का मान कितना है, तो 0.1 कूलम्ब है, गुना कितना होगा, तो 120, ठीक है, क्या है, वोल्ट है, तो गुना कर दीजिए, तो यानी 12 जूल आ गया। यहां देखिए कितना आ गया, 12 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई जी, 12 जूल होगा। ध्यान में रखिएगा कितना जूल होगा, तो 12 जूल होगा। अब देखिए यहां से क्या क्या बात आई समझ में आपको कि आवेश किसको कहते हैं, यानी
अगर किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र से गुजार दीजिए तो जिस गुण के कारण आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है उसी गुण को हम क्या कहते हैं? तो आवेश कहते हैं। आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है। when anybody flows through the electric field or magnetic field, the body feels attractive or repulsive force. The phenomenon due to which it feels attractive or repulsive force, that phenomenon या that property is known as, क्या कहेंगे? चार्ज कहेंगे। याद रखिएगा, आवेश कहेंगे। और आवेश का साइन मात्रक क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का क्या होता है? इंटीग्रल मल्टीपुल होता है। Q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस एनी। Q बराबर क्या होगा? प्लस माइनस एनी। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु पर कुल आवेश उसमें उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या का संख्यात्मक गुणनफल होता है, यानी Q बराबर प्लस माइनस एनी। इसको बोलते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। क्या बोलेंगे? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज बोलेंगे, जहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स है। और किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। और इसको नेगेटिव में लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश से ऋणात्मक होता है। क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। ध्यान में रखिएगा, आवेश का साइन मात्रक मैंने क्या बताया? कूलम्ब। और किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग गोल्ड लिफ्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। यानी किसी वस्तु पर आवेश का पता लगाने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, क्या बोलेंगे? तो गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है, स्वर्ण पत्ती इलेक्ट्रोस्कोप कहा जाएगा। तो भाई साहब, विभव क्या होता है? तो किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में या कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश के प्रवाह के लिए, एक कूलम्ब आवेश के प्रवाह के लिए जो अंतर होगा विभव में उसे हम विभवांतर कहते हैं। यानी एक कूलम्ब आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? विद्युत विभव कहलाएगा। तो ये बहुत सारी बातें आपको मैंने बताई। ध्यान में रखिए, यहां से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। विभव क्या है? विभव का साइन मात्रक क्या है? तो जूल पर कूलम्ब है, यानी वोल्ट है। और ठीक है, आपको आवेश का साइन मात्रक क्या है? तो आवेश का साइन मात्रक हो गया क्या? कूलम्ब होगा। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको। देखिए क्या है आपका, 15 वोल्ट है, वही मैंने किया है 135, तो क्या कर दिया? घटा दिया, तो ये निकल गया 120 वोल्ट और गुना कर दिया 12 जूल निकल गया। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट होता है। भाई क्या होगा? वोल्ट होता है। और वोल्ट जूल पर कूलम्ब होता है। वोल्ट क्या होगा? जूल पर कूलम्ब। और इसको मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं उसको वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर सर्किट में कैसे लगेगा? पैरेलल लगेगा। क्या लगेगा? पैरेलल लगेगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? तो भाई साहब अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा? तो अनंत होगा। तो याद रखिएगा इसको, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई जी। क्या होगा? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बड़ी मस्त क्वेश्चन है भाई जी। एंथ्रैक्स क्या है? एंथ्रैक्स, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। क्या है आपका क्वेश्चन? तो एंथ्रैक्स है। और एंथ्रैक्स किसमें होता है? तो सभी पशुओं में क्या होगा? एंथ्रैक्स रोग होता है। सभी पशुओं में कौन सा रोग? एंथ्रैक्स रोग होता है। ध्यान में रखिएगा, सभी पशुओं में कौन सा रोग होगा? तो एंथ्रैक्स रोग होगा। सभी पशुओं में यह रोग पाया जाता है। क्या होगा? सभी पशुओं में। अब देखिए डर्मेटाइटिस क्या होगा? तो डर्मेटाइटिस जो है यह क्या है? ये त्वचा संबंधी रोग है। और ये एक प्रकार से क्या है आपको? एक्जिमा। क्या होगा? एक्जिमा होगा। ध्यान में रखिएगा, क्या होगा? एक्जिमा होगा। और ये भेड़ बकरी में पाया जाता है। रानी खेत रोग, ध्यान दीजिएगा, रानी खेत रोग क्या होगा? मुर्गी में होगा। और ये वायरल डिजीज रोग है। फुट रॉट रोग किसमें होगा? तो भेड़ में होगा। फुट रॉट रोग किसमें होगा? भेड़ में होगा। जनरली कैटल्स में पाया जाता है फुट रॉट रोग। तो देखिए एक का 2 नंबर, तो 1 का 2 नंबर एक ही में है, तो सी नंबर आंसर हो गया। क्या हो गया? सी नंबर आंसर हो गया। चलिए देखते हैं क्या क्या मैंने सॉल्यूशन करवाया है, जरा देखिए उस पर बात कर लेते हैं। एंथ्रैक्स सभी पशुओं में होता है। एंथ्रैक्स किसमें होगा? सभी पशुओं में। कौन सा रोग होगा? बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, एंथ्रैक्स होगा। और ये एंथ्रैक्स रोग किसके कारण होता है? तो यहां देखिए नीचे मैंने लिख रखा है कि एंथ्रैक्स विषाणु जनित रोग है और यह बेसिलस एंथ्रेसिस से होता है। किससे होगा? बेसिलस एंथ्रेसिस से होगा। अब देखिए डर्मेटाइटिस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो डर्मेटाइटिस भेड़ बकरी में होगा। और ये त्वचा संबंधी रोग है। किसके संबंधी? त्वचा संबंधी रोग है। क्योंकि आपको पता है कि भेड़ और बकरी में बहुत सारा क्या होगा? आपको रुआ पाई जाती है। वहीं पर क्या होगा?
डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है और यह सामान्यतः एक्जिमा की भांति होता है। रानीखेत रोग पोल्ट्री यानी मुर्गे पालन को प्रभावित करता है और यह विषाणु जनित रोग है। किसके कारण होगा? तो वायरस के कारण होता है। अब देखिए फुट रॉट रोग किसके कारण होगा? तो भेड़, बकरी और मवेशी को प्रभावित करने वाला रोग कौन होगा? आपको फुट रॉट रोग होता है और यह जीवाणु के कारण होगा। किससे? जीवाणु जनित रोग है। तो यहां से क्या याद रखिएगा? एंथ्रेसिस। तो एंथ्रेक्स किसके कारण? तो बेसिलस यानी विषाणु, ये जो है बेसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है। डर्मेटाइटिस त्वचा के कारण होगा और एक्जिमा, ये देखिए ध्यान में रखिएगा कि रानीखेत रोग किसके कारण? तो विषाणु, लेकिन केवल फुट रॉट रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है। तो ये बातें सारी याद रखनी है आपको, तो ध्यान में रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जमुना पारी, जमुना पारी, ध्यान दीजिएगा, जब भी हम जमुना पारी की बात करेंगे तो जमुना पारी क्या होता है ये देखिए, जरा हम इस पर बात कर लेते हैं। ये देखिए पश्मीना, पश्मीना क्या होगा? तो पश्मीना जो है याद रखिएगा कि ठीक है, जमुना पारी हम लोग दुधारू नस्ल होता है। क्या? दुधारू नस्ल होगा। ठीक है, पश्मीना, पश्मीना जो है यह हम किसके लिए करेंगे? तो ठीक है, आपको बाल के लिए करते हैं, मालाबार खाल के लिए करते हैं, सिरोही मांस के लिए करेंगे। तो ए का 4 नंबर, तो ए का 4 नंबर। फिर देखिए बी का 3 नंबर, तो ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3। फिर देखिए सी का 2, तो सी का 2, तो पहला ही नंबर आंसर हो गया। कौन सा हो गया? पहला नंबर आंसर हो गया। जरा देख लीजिए, इसमें बहुत सारी बातें इसमें बतानी है आपको, हमको देख लेते हैं क्या है। तो यहां देखिए बकरी का नस्ल जमुना पारी, ये दुधारू नस्ल है। क्या हो गया? जमुना पारी। ये मैंने आपको क्या बता दिया पीछे, देख लेते हैं इसको। जरा देखिए कि क्या मैंने इसमें डिस्कस किया है, जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। जमुना पारी जो है वो दुधारू नस्ल है। जमुना पारी क्या है? दुधारू नस्ल है। पीछे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं। जमुना पारी क्या है? आपको पश्मीना बाल के लिए, मालाबार खाल के लिए। ये जरा इसको देखिए, आंसर देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, ये देख लीजिए भाई साहब। चलिए तो पीछे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखिए बकरी और पीछे चलते हैं। यहां देखिए जमुना पारी मैंने क्या किया? दुधारू नस्ल, 1 का 4, 3 का 2, 1 का, ये देखिए ये थोड़ा सा ठीक है, इसमें देख लीजिए क्या है। तो जमुना पारी ये क्या है? जमुना पारी दुधारू नस्ल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिरोही मांस के लिए, बी का 3। फिर देखिए पश्मीना आपको मैंने बताया किसके लिए? बाल के लिए। मालाबार खाल के लिए। तो 1 का 4 नंबर, 1 का 4, ठीक है, बी का 3, 2, 1, तो 1 का 4 बी का 3, तो यही तो बताया था, 2 ए नंबर। चलिए देख लेते हैं जरा इसको। ठीक है, आंसर देखते हैं क्या क्या मैंने किया है इसमें। जमुना पारी, जमुना पारी दुधारू नस्ल। जमुना पारी कौन सा नस्ल है? दुधारू नस्ल है। सिरोही मांस है, पश्मीना बाल के लिए, मालाबार खाल के लिए। याद रखिएगा बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रोहिरकस होता है, कैप्रोहिरकस होता है। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बकरी के कौन कौन प्रमुख नस्ल? गद्दी, चंगाथांगी, बर्बरी, मारवाड़ी। ठीक है, गद्दी, चंगाथांगी, बर्बरी, मारवाड़ी। और बर्बरी को सिटी गोट कहा जाता है। और बर्बरी के देखिएगा कान जो है लंबे लंबे कान होते हैं। क्या होंगे? लंबे लंबे कान होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि बर्बरी कौन सा नस्ल है? तो बर्बरी है आपको क्या है? तो सिटी गोट होता है। कौन सा गोट होगा? तो सिटी गोट होता है। ध्यान में रखिएगा इसको, कौन सा गोट होगा? तो सिटी गोट कहा जाता है। और ध्यान में रखिएगा आपको और भी बहुत सारे नस्ल, ठीक है, आपको जाननी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? गाय के प्रमुख नस्ल। देखिए गाय के भारत में नस्ल कौन कौन होगा? तो गाय मतलब क्या हुआ? कौ। और ध्यान में रखिए गाय का जो प्रमुख नस्ल आपको पूछेगा भारतीय नस्ल, हम विदेशी नस्ल की बात नहीं कर रहे हैं। विदेशी नस्ल में आप लोग जर्सी मार सकते हैं, बहुत सारा नस्ल होगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा था अलमावादी। याद रखिएगा, अलमावादी, याद रखिएगा इसको, अलमावादी सबसे इंपॉर्टेंट जो कौ का नस्ल है वो कौन है? अलमावादी है। और एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है अमृत महल। ठीक है, अमृत महल, याद रखिएगा अमृत महल, ये भी आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। अमृत महल किसका नस्ल है? प्रमुख नस्ल है, तो क्या है? गाय का नस्ल है। अब देखिए भैंस, बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भैंस के प्रमुख भारतीय नस्ल कौन है। मैं 3-4 बता रहा हूं जो बार बार आपको जाननी चाहिए। देखिए भैंस जो है सबसे पहले जीएम यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड कौन है? गरिमा भैंस है। याद रखिएगा गरिमा भैंस जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड है। गरिमा भैंस जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब जरा देखिए और भी भैंस के नस्ल को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मुर्रा, क्या होगा? मुर्रा, मुर्रा भैंस का नस्ल होगा। फिर क्या होगा? सुरती,
ठीक है, मुर्रा, सुरती, नागपुरी, ये सब क्या हुआ आपको भैंस का नस्ल है। मुर्रा, सुरती, नागपुरी, ये क्या हुआ भैंस का नस्ल है। एकदम याद रखिएगा, मुर्रा, सुरती, जो जितना मैंने बताया उतना ही ध्यान में रखिए। मुर्रा, सुरती और ठीक है नागपुरी, ये कहां के भैंस के नस्ल हैं, तो भारत के भैंस के नस्ल हैं। विदेशी की चर्चा मैंने नहीं की है, वो क्या है विदेश से बहुत सारे भैंस लाए गए हैं भारत में, ठीक है, फिर ब्रीड बनाया गया उसका, लेकिन ये सारे जो भैंस के नस्ल के बारे में मैं बता रहा हूं वो केवल और केवल भारतीय नस्ल है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि गाय का प्रमुख भारतीय नस्ल अलमाबादी और अमृत महल, ये कौन है अमृत महल है। जबकि बकरी के बहुत सारे नस्ल मैंने बताया, जमुनापारी, याद रखिएगा जमुनापारी भैंस का भी नस्ल होता है, सिरोही, पश्मीना और मालाबारी। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, तो भाई साहब ये बकरी से प्राप्त होगा। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होगा, तो बकरी से प्राप्त होगा। मालाबार, लेकिन ये देखिए अगर हम मलबरी की बात कर लेते हैं यहां पर, तो मलबरी रेशम होता, मलबरी क्या होता है, तो रेशम होता है। तो ये बहुत सारी बात मैंने बताया था कि गोट जो है, बकरी जो है, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो कैप्रा हिरकस होता है। क्या होगा, कैप्रा हिरकस। बार बार क्वेश्चन पूछेगा। भैंस, याद रखिएगा बॉस इंडिकस, क्या होगा, तो ये सब बातें आपको याद रखिएगा, ठीक है। गाय का क्या होगा, तो ये सब बातें आप एकदम ध्यान में रखिएगा। गाय का प्रमुख नस्ल कौन होगा, तो अलमाबादी होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य हो, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है कि अगर बर्थ रेट और ठीक है ये देखिए बर्थ रेट हो गया और ये डेथ रेट हो गया, दोनों तुल्य हो जाए तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्लेट्यू, क्या कहेंगे, प्लेट्यू अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा इसमें, इस अवस्था में जनसंख्या क्या होता है, जनसंख्या, वो डेमोग्राफिक जो होगा, जनसंख्या जो होगा वो संतुलित रहेगा। क्या रहेगा, संतुलित रहेगा, न तो बढ़ेगा न तो घटेगा, नियंत्रित अवस्था में रहेगा। और इस अवस्था को प्लेट्यू अवस्था कहते हैं। जब जन्म दर और मृत्यु दर तुल्य होता है तो वह अवस्था क्या कहलाती है, तो प्लेट्यू अवस्था कहलाता है। लेकिन आपको पता है माल्थस के अनुसार क्या होता है कि जन्म दर जो है, जन्म दर और खाद्य के बीच में उन्होंने संबंध बताया था। इसमें उन्होंने बताया कि देखिए खाद्य तो समान यानी डेसिमल रेशियो में बढ़ता है, लेकिन आपका जन्म दर जो है एक्सपोनेंशियल रेशियो में बढ़ता है, जो क्या है वो पूरे सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अनाज की उपलब्धता हमको बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर के हम पूरे संसार में लोगों क्या कर सकते हैं, भरण पोषण कर सकते हैं। तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या, कि जब बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों एक दूसरे के बराबर हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, तो प्लेट्यू अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लेट्यू अवस्था कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए देख लेते हैं, जब जन्म दर तथा मृत्यु दर तुल्य होता है तो ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, ऐसी अवस्था को प्लेट्यू अवस्था कहते हैं। भारत में जन्म दर कितना, 2.24, बिहार में जन्म दर कितना, 3.2, क्या होगा, 3.2 होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बिहार में जन्म दर कितना होगा, 3.2 होगा। तो जब भी जन्म दर और मृत्यु दर बराबर हो जाए तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लेट्यू अवस्था कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के होते हैं। जैव मतलब जियो, जैव मतलब क्या हुआ आपको बायो, ये क्या होगा बायो, और भू मतलब क्या हुआ तो जियो, और केमिकल आपको केमिकल साइकिल के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो और ये कितने प्रकार का होगा, तो ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। एक होता है मिनरल साइकिल, क्या होगा, मिनरल साइकिल होता है, ध्यान दीजिएगा मिनरल साइकिल होगा। दूसरा क्या होगा, वाटर साइकिल होगा। ध्यान दीजिएगा कौन कौन साइकिल मैं बता रहा हूं कि जैव भू रासायनिक चक्र मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। पहला साइकिल क्या होगा, तो खनिज चक्र, कौन सा चक्र, खनिज चक्र। दूसरा चक्र क्या होगा, तो दूसरा चक्र है जल चक्र है। और ध्यान दीजिएगा मिनरल साइकिल में क्या क्या आएगा, मिनरल साइकिल में क्या क्या आएगा, तो आपको पता है बहुत सारा यहां पर चक्र आता है। पहला चक्र क्या होगा, कार्बन साइकिल, कौन सा, कार्बन साइकिल। दूसरा क्या होगा, नाइट्रोजन साइकिल। तीसरा क्या होगा, तो ठीक है याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि ऑक्सीजन साइकिल। चौथा क्या होगा, तो ध्यान में रखिएगा फॉस्फोरस साइकिल होगा, फॉस्फोरस साइकिल। पांचवा क्या होगा, तो यहां देखिए कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल और
सल्फर साइकिल होगा। और ये तो क्या हो गया, मिनरल साइकिल की बात होगी। अब वाटर साइकिल के विषय में बात करते हैं, जल चक्र के विषय में। आपको पता है कि जल जब क्या होगा, जल जब आपको पृथ्वी से वाष्पित होगा, पृथ्वी से क्या होगा, वाष्पित होगा, पुनः क्या होगा, वाष्पित होने के बाद वह संघनित होगा, संघनित होकर के जल बूंदों के रूप में कहां गिरेगा, वो पृथ्वी पर गिरेगा, और फिर ये वर्षा के रूप में गिरता है, फिर पुनः क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। तो ये पूर्णतः चक्र चलते रहता है, और इसे ही हम क्या कहेंगे, आपको पता होगा कि जल जो है बर्फ के रूप में भी जमा होगा, और बर्फ के रूप में वो धीरे धीरे वहां से पिघलेगा, पिघल करके कहां आएगा, समुद्र में आएगा, समुद्र में वो वाष्पीकृत होता है, वाष्पीकृत होने के बाद बादल बनते हैं, बादल होने के बाद वो संघनित होंगे, संघनित होने के बाद वह वर्षा की बूंदों के रूप में पृथ्वी पर गिरेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसे ही हम वाटर साइकिल कहते हैं। बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूं कि ये जो आपका बुक मैंने किया है वो बहुत ही मेहनत से किया है। देखिए क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से बदल रहा है। बच्चे ये बहुत बहुत लाभदायक होगा, ये आपको सफलता दिलाएगा ही, ये आपके एनटीपीसी के लिए, ये आपके ग्रुप डी के लिए, ये आपके बीपीएससी के लिए, ये आपके बीपीएसएससी के लिए बहुत बहुत लाभदायक है। मैं बार बार बता रहा हूं आप लोगों को कि ये आपको सफलता दिलाने में हद पार कर जाएगा, निश्चित रूप से आपको उस पर्वत के शिखर पर ये पहुंचाएगा। देखिए कितना ज्यादा पैटर्न घूम रहा है क्वेश्चन का, इसीलिए जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल जो होता है, मिनरल साइकिल, ये कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होगा। पहला खनिज चक्र, दूसरा क्या होगा, वाटर साइकिल होगा। पहला खनिज चक्र, दूसरा क्या होगा, वाटर साइकिल होगा। अब देखिए मैंने इसमें क्या क्या करके रखा है, क्या क्या मैंने इसमें बताई है, जरा देखिए क्या होगा। जैव भू रासायनिक चक्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला चक्र क्या है भाई, यह है खनिज चक्र, मैंने अभी तुरंत बताया था, मिनरल साइकिल इंग्लिश में। एक बच्चे ने मेरे से कमेंट किया कि सर इंग्लिश में नहीं है। भाई हमको इंग्लिश भी आता है और मैं इंग्लिश में भी डिस्कशन कराऊंगा, लेकिन ज्यादा क्राउड क्या है, हिंदी का है, इसीलिए हिंदी टारगेटेड बुक है। और मैं बार बार आप लोग को बता रहा हूं कि डिस्कशन कीजिए, ये आपके लिए और आपकी सफलता को दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नहीं निभाएगा तो आपके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं बार बार बता रहा हूं कि देखिए आपके साइंस के लेवल को ये नीचे से लेकर के सीधे ऊपर तक ले जाएगा और आपको सफल बनाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के, 2 प्रकार के हैं। पहला खनिज चक्र, दूसरा क्या, जल चक्र है। और खनिज चक्र में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, बहुत सारा साइकिल मैंने ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर दिया है। जल चक्र के अंतर्गत बर्फ का पिघलना, वाष्पीकरण, वर्षा एवं पुनः पृथ्वी पर जल का प्रवाह शामिल है। ये देखिए ये क्या हुआ, वाटर साइकिल हो गया। कौन सा साइकिल हो गया, वाटर साइकिल हो गया। तो याद रखिएगा जैव भू रासायनिक चक्र कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के बच्चे, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, मजेदार है क्वेश्चन। 17 ग्राम H2O2 में कितने मोल होंगे, 17 ग्राम H2O2 में कितने मोल होंगे। अब क्या है भाई, तो ये है भाई H2O2, क्या है H2O2, इसे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। क्या कहेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहेंगे भाई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं। जरा इसका हम कर देते हैं पोस्टमार्टम। ये देखिए पहला चीज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है यह ऑक्सीकारक की भांति, ऑक्सीडाइजर की भांति कार्य करेगा। तो पहला चीज क्या हो गया, ऑक्सीडाइजर की भांति कार्य करेगा। यह प्रणोदक में ऑक्सीडाइजर, प्रणोदक मतलब क्या होता है, प्रोपेलेंट होता है। प्रोपेलेंट क्या है, तो रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन को प्रोपेलेंट कहा जाता है। हाँ, प्रोपेलेंट में यह ऑक्सीडाइजर की भांति कार्य करेगा, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करेगा। एक चीज और जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका तैलीय चित्र है, ऑयल पेंट है। ऑयल पेंट को ध्यान में रखना है, ऑयल पेंट को क्या करने में, तो ऑयल पेंट को चमकाने में, ऑयल पेंट को चमकाने में। याद रखिएगा ऑयल पेंट को चमकाने में, पेंट को चमकाने में किसका प्रयोग होगा, को चमकाने में किसका प्रयोग होगा, तो इसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग होगा। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन भाई साहब ये देखिए H2O2 क्या हुआ, इसके कितने ग्राम, 2 ग्राम, ऑक्सीजन के कितने ग्राम, 32 ग्राम, कितने ग्राम, 32 ग्राम, दोनों को जोड़ दीजिए 34 ग्राम हो गया। क्या हो गया, 34 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स किसको कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स किसको कहेंगे भाई साहब, किसको कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स। ये होगा क्या होगा कि दिया गया द्रव्यमान बटा अनुद्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा अनुद्रव्यमान को हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। ये देखिए निकाल लीजिए कितना दिया गया द्रव्यमान है, 17
कितना अनुद्रव्यमान आया है 34। अब देखिए भागा दे दीजिए 34 ग्राम 17 ग्राम भैया 1.2 यानी 0.5 मोल। कितना मार दिया बाजी हमने, क्या मार दिया 0.5 मोल हो जाएगा। अब यहां से क्या क्या सीखे, 0.5 मोल आंसर मार दीजिए। क्या क्या सीखे कि ठीक है हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में, किसमें, प्रणोदक में, और यह ऑयल पेंट को चमकाने में प्रयोग में आएगा। बार बार क्वेश्चन आएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ऑक्सीकारक अवकारक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है आपको क्या मारना है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ मोल्स जैसे ही आएगा बात, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, तो दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान को हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। याद रखिएगा नंबर ऑफ मोल्स कह देंगे, यानी पदार्थों की मात्रा को मापने के लिए जिसका यूज करते हैं उसको नंबर ऑफ मोल्स कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखिए मैंने डिस्कशन क्या करा है इसमें, तो ये देखिए 17 ग्राम ठीक है दिया गया द्रव्यमान बटा अनुद्रव्यमान। अब देखिए थोड़ा सा और चलते हैं हम लोग। एक मोल बराबर अनुद्रव्यमान, ठीक है, अनुद्रव्यमान 1 मोल बराबर क्या होगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान। 1 मोल बराबर क्या होगा, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान हो गए। 1 मोल बराबर कितने अणु या परमाणु, तो ये एवोगाद्रो नंबर होगा। याद रखिएगा एवोगाद्रो नंबर होगा, और ये एवोगाद्रो नंबर कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। अणु परमाणु या आयन होगा, अणु या परमाणु या क्या होगा, आयन होगा। ध्यान दीजिएगा अणु परमाणु या क्या होगा, आयन होगा। याद रखना है कि मोल जब भी चर्चा करेंगे तो परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे ये देखिए सोडियम, इसमें कितने ग्राम 23 ग्राम, कितने मोल 1 मोल। ये देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कितना, तो ये 100 ग्राम, कितना ग्राम 100 ग्राम, कितना मोल 1 मोल, 100 ग्राम कितना मोल 1 मोल। तो ये ध्यान में आपको रखनी चाहिए। और किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अणु परमाणु या आयन की संख्या नियत होती है, और इसे ही एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। इसे ही क्या कहेंगे, एवोगाद्रो नंबर कहेंगे। किसी भी पदार्थ के 1 मोल में अणु या परमाणुओं की संख्या नियत होती है, इसे हम एवोगाद्रो नंबर कहते हैं। यानी क्या मैं बता रहा हूं कि द नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, ठीक है, इन 1 मोल इज सर्टेन, नियत होता है। दैट नंबर इज नोन एज एवोगाद्रो नंबर। और जब भी एवोगाद्रो नंबर की चर्चा कीजिएगा भैया तो याद रखिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल्स होगा या क्या होगा, आयंस होगा। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है बच्चे, एकदम दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत होगा तो मैं हूं, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए लाजवाब क्वेश्चन। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है, तो भाई साहब पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है, तो ये है इनसेट 2A। इनसेट 2A पहला उपग्रह कौन है, तो इनसेट 2A है। ध्यान दीजिएगा इनसेट 2A है, और ये बहुउद्देशीय है, भारत का पहला उपग्रह। ये देखिए बहुउद्देशीय, ये क्या है भाई जी, ये आपको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। यहां देखिए ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, और ये जो प्लेट है, याद रखिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि सैटेलाइट में ऊर्जा कहां से आता है, तो सोलर प्लेट से। कहां से आएगा, सोलर प्लेट से ऊर्जा आता है। कहां से आएगा भाई जी, सोलर प्लेट से आएगा। तो आंसर हो जाएगा इनसेट 2A, और इसे ही हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहते हैं। कौन सा सैटेलाइट कहेंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहेंगे, संचार उपग्रह कहेंगे। और भारत का पहला उपग्रह कौन है, याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह, 19 अप्रैल 1975 को भारत का पहला उपग्रह छोड़ा गया, और इसका नाम क्या था, इसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था, आर्यभट्ट नाम था। और याद रखिएगा कि सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं। सैटेलाइट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। उपग्रह 2 प्रकार के होते हैं। अगर विषुवतरेखीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसे हम भू-स्थैतिक उपग्रह कहेंगे। विषुवतरेखीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसे हम भू-स्थैतिक उपग्रह कहेंगे। और यदि ध्रुवीय कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उसे हम ध्रुवीय उपग्रह कहेंगे। भू-स्थैतिक उपग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाएगा, वेस्ट टू ईस्ट चक्कर लगाएगा, और ध्रुवीय उपग्रह नॉर्थ टू साउथ चक्कर लगाएगा। भू-स्थैतिक उपग्रह 36,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर होगा, जबकि ठीक है ध्रुवीय उपग्रह याद रखिएगा 800 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच स्थित होता है। तो कोई प्रॉब्लम है, ये देखिए बहुउद्देशीय उपग्रह कौन, इनसेट 2A होगा। कौन होगा, इनसेट 2A होगा। चलिए देखते हैं क्या मैंने किया है इसमें, सॉल्यूशन क्या किया है कि देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है, तो देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2 है। इनसेट का पूरा नाम क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया, तो 19 अप्रैल 1975 को। याद रखिएगा, ठीक है, 19 अप्रैल 1975 को। क्या नाम था इसका, आर्यभट्ट नाम था। याद रखिएगा कि भारत
भारत जो है निरंतर इसरो के तत्वावधान में, किसके, इसरो के तत्वावधान में तरह तरह के सैटेलाइट्स को छोड़ रहा है और वर्तमान में इसरो विश्व में एक नई पहचान लेकर के रखा है। याद होगा पहले सेट में मैंने चंद्रयान के विषय में बताया था, चंद्रयान 2008 में, चंद्रयान 1 कब 2008 में, और चंद्रयान 2 कब, याद रखिए 2019 में। और विक्रम लैंडर किसके द्वारा छोड़ा गया था, तो याद रखना है किसके, तो ठीक है आपको चंद्रयान 2 के द्वारा। तो ये बातें याद रखनी है आपको, बार बार मैं बता रहा हूं कि आपको सफलता मिलनी तय है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सफेदा होता है क्या, तो सफेदा 2pb, ठीक है ये देखिए 2pb CO3 इंटू PbOH2 होता है, और ये लेड का अयस्क Pb का अयस्क है। अब जब भी Pb की बात करेंगे तो Pb का सबसे अच्छा अयस्क क्या है, तो ये है, याद रखना है गैलेना। क्या है, गैलेना है। गैलेना का फॉर्मूला क्या होता है, PbS होता है। और लेड जो है उष्मा का चालक, उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होगा, उष्मा एवं विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा। और यह ठीक है, यह 14वें वर्ग का धातु है। कौन सा वर्ग का धातु है, 14वें वर्ग का धातु है। किस वर्ग का धातु, तो 14वें वर्ग का ठीक है धातु है। याद रखिएगा, ये देखिए किस वर्ग में है, 14वां वर्ग। 14वां वर्ग क्या है, कार्बन का वर्ग है, लेकिन यह इस वर्ग में पाया जाता है। और सफेदा का फॉर्मूला क्या हो गया, 2PbCO3 इंटू PbOH2। याद रखिएगा एनटीपीसी का क्वेश्चन है, किसका है, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है, तो यह बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, प्रीवियस ईयर है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सफेदा 2PbCO3 इंटू PbOH2 होता है, यह Pb का अयस्क है। Pb 14वें वर्ग का धातु है, यह उष्मा एवं विद्युत का कुचालक होता है। इसका प्रमुख अयस्क गैलेना है। कौन है, गैलेना है। याद रखिएगा PbS लेड बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, लेड कहते हैं इसको, ध्यान में रखिएगा, लेड कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक वाट है, और 1 वाट क्या होगा, भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे फंसते हैं इसमें। क्या कह रहा हूं मैं, जरा ध्यान दीजिएगा। शक्ति यानी पावर बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम। क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम हो गया। पावर बराबर क्या हो गया, ये देखिए V इंटू आई। भी यहां वोल्ट है, भी यहां वोल्ट है, आई क्या है, एम्पियर है। भी यहां वोल्ट है, आई क्या है, एम्पियर है। तो 1 वोल्ट इंटू क्या होगा, एम्पियर। 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर हो जाएगा, और इसे ही वॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा, शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होगा। और ये 1 वोल्ट किसके, 1 वाट जो है किसके बराबर होगा, तो 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर के तुल्य होगा। और बार बार यहां पर शक्ति से बहुत ज्यादा प्रश्न आपको याद होगा, रेलवे में पूछे जाते हैं। P बराबर, ध्यान दीजिएगा, पावर बराबर क्या होगा, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटा समय। कार्य करने की, ठीक है, कार्य करने की दर को हम शक्ति कहते हैं। फिर देखिए F डॉट V होगा। क्या होगा, F डॉट V यहां वेग है, यानी बल और वेग का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा, तो शक्ति कहलाएगा। फिर देखिए यानी mgh यानी पोटेंशियल एनर्जी बटा टाइम को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। फिर देखिए काइनेटिक एनर्जी बटा टाइम को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। फिर देखिए ठीक है, V डॉट आई को क्या बोलेंगे, V इंटू आई। यहां V मतलब विभव, आई मतलब धारा हो गया, तो विभव और धारा के गुणनफल को हम शक्ति कहेंगे। फिर देखिए क्या होगा, तो V स्क्वायर बटा R हो जाएगा। V स्क्वायर बटा क्या होगा, R होगा, यानी विभव का स्क्वायर बटा प्रतिरोध को हम क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। फिर देखिए ये I स्क्वायर R होगा, यानी धारा का स्क्वायर और प्रतिरोध का गुणनफल को हम क्या कहेंगे, तो शक्ति कहेंगे। तो ये शक्ति के विभिन्न मात्रक हैं। ये बार बार आपको फॉर्मूला पूछेगा, और इस पर हमको याद है बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, और बहुत सारा प्रॉब्लम आपको किसमें पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, किसमें, तो ALP में और ग्रुप डी में। चलिए याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा हूं मैं। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होता है। शक्ति कार्य बटा समय होगा, F डॉट भी होगा। शक्ति के प्रमुख सूत्र देखिए, मैंने ये क्लियर कर दिया, पोटेंशियल एनर्जी बटा टाइम, काइनेटिक एनर्जी बटा टाइम, ठीक है, और क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर बटा क्या हो गया, टाइम हो गया। V डॉट आई यानी विभव गुना धारा, और V स्क्वायर बटा R। याद रखिएगा शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है, वॉट होता है। याद रखिएगा शक्ति का एसआई मात्रक वॉट होता है। और यहां एक हॉर्स पावर भी होता है, एक हॉर्स पावर 746 वॉट होगा। एक चीज और ध्यान में रखिए, एक मैट्रिक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है, बार बार क्वेश्चन पूछेगा। एक मैट्रिक हॉर्स पावर बराबर 735.49 वॉट होता है, 735.49 वॉट होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको रेगुलर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिए, क्योंकि अगर सफलता चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा, और मैं आपको पढ़ाने के लिए
तैयार हूं। मैं रेगुलर आपको YouTube पर मिलूंगा और आपका डिस्कशन करवाऊंगा। मित्रों एकदम ध्यान में रखिए, बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, आपकी सफलता ही मेरा पारितोषिक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सुपर फॉस्फेट उर्वरक का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपर फॉस्फेट बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो सुपर फॉस्फेट CaH2PO4 हॉल 2 ये सुपर फॉस्फेट हो गया और यह फास्फोरस का उर्वरक है। किसका है? फास्फोरस का उर्वरक है। याद रखिए फास्फोरस प्रदान करता है, फास्फोरस प्रदान करेगा। आपको ध्यान में रखिए कि ठीक है आपका जो हड्डी है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और खाद यानी उर्वरक मुख्य रूप से आपको ध्यान में रखना उर्वरक है क्या? तो वह रासायनिक पदार्थ जो ठीक है आपके उत्पादकता में वृद्धि लाता है, यानी आपके खेत में उसका प्रयोग होगा और वह आपके पैदावार को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ऐसे पदार्थ को हम उर्वरक कहते हैं, फर्टिलाइजर कहते हैं। और फर्टिलाइजर में याद रखिए 3 प्रकार के पदार्थों का प्रयोग करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। NPK किसका प्रयोग करेंगे? NPK का प्रयोग करते हैं। और ध्यान में रखिएगा ये ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, ये जो NPK है इसको हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। कौन सा उर्वरक कहेंगे? मिश्रित या मिक्स्ड फर्टिलाइजर कहते हैं। उर्वरक कौन होगा? तो NPK होगा, इसे हम मिश्रित उर्वरक कहते हैं। याद रखना है सबसे अच्छा उर्वरक कौन होगा? तो ठीक है आपको नाइट्रोजन देने वाला सबसे अच्छा उर्वरक होता है यूरिया, जिसका फॉर्मूला है NH2CO NH2 होगा यूरिया। और यह 46% नाइट्रोजन देता है। कितना परसेंट देगा? 46% देगा। ये देखिए कैल्शियम सल्फेट है लेकिन इसमें डाइहाइड्रेट अगर लगा देते हैं तो यह बन गया जिप्सम। क्या बन जाएगा? जिप्सम बन जाएगा। और यह जो है सीमेंट के जमने की दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। और यह आपका ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है और यह आपकी हड्डियों में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? हड्डी में पाया जाने वाला पदार्थ होता है। तो हड्डी में क्या पाया जाएगा? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाएगा। चलिए बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं क्या कह रहा है। इसमें देख लीजिए सुपर फॉस्फेट पहले ही बता चुका हूं और उर्वरक के विषय में मैंने बता दिया और जिप्सम के भी विषय में मैंने बता दिया। याद रखिए यदि जिप्सम से ठीक है 1.5 अणु H2O को निकाल देंगे तो ये बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसको क्या बोलते हैं? तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। क्या होगा? हेमीहाइड्रेट होता है और इसे ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहेंगे? प्लास्टर ऑफ पेरिस। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो POP प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं? तो हड्डी को जोड़ने में। किसमें करेंगे? हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। याद रखिएगा हड्डी को जोड़ने में करते हैं। किसका उपयोग? तो ठीक है आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए उष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से चलता है? अब जरा देखते हैं इस पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है चालन मतलब कंडक्शन, चालन मतलब क्या हुआ? कंडक्शन हो गया। और कंडक्शन में उष्मा जो है देखिए रॉड गर्म होगा, ये क्या है? लोहे की छड़ है। एक अणु गर्म होगा, दूसरे अणु को उष्मा देगा, दूसरा अणु तीसरा को, तीसरा अणु चौथे को, चौथा अणु पांचवें को। यानी तापांतर के कारण ये देखिए T1 और यहाँ T2 है, तापांतर के कारण उष्मा का प्रवाह होगा। फिर देखिए संवहन की बात कर रहे हैं, अब ये ठीक हम पानी गर्म कर रहे हैं, यहां देखिए पानी गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा? उष्मा अणु जो है उष्मा पाकर क्या होगा? ऊपर की ओर गति करेगा, ऊपर का ठंडा अणु नीचे आएगा। ठीक है नीचे ये क्या होगा? गर्म होकर ऊपर भागेगा, हल्का होगा गर्म होकर ऊपर भागेगा। यानी इस प्रकार पूरा पदार्थ आपको गर्म हो जाता है। इसको हम संवहन कहते हैं, यानी उष्मा का ऐसा संचरण जिसमें ठीक है पदार्थ का अनुगमन करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक। इस विधि को संवहन या कन्वेक्शन कहा जाता है। यदि ठीक है बिना माध्यम के उष्मा का प्रवाह हो तो उसको हम विकिरण कहते हैं। बिना माध्यम के सबसे अधिक प्रवाह होगा तो गति इसकी तीव्र होगी। सबसे तीव्र गति से उष्मा किस माध्यम में किस विधि में गमन करेगा? तो विकिरण में, उसके बाद संवहन में, उसके बाद किसमें? चालन में। याद रखिएगा संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, संवहन विधि द्वारा गैस गर्म होगा, संवहन विधि द्वारा पानी गर्म होगा। लेकिन लोहे के छड़ का गर्म होना, पारा का गर्म होना किस विधि द्वारा? चालन विधि द्वारा। विकिरण विधि द्वारा क्या होगा? आपको पता है कि ठीक है विकिरण विधि द्वारा सूर्य से ठीक है उष्मा कहां आएगा? पृथ्वी पर आएगा। सूर्य से उष्मा पृथ्वी पर किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा
द्वारा आता है तो सबसे तीव्र किसमें गमन करेगा, तो विकिरण विधि में गमन करेगा। इसमें उष्मा अवरक्त किरणों के रूप में, ठीक है, प्रकाश के वेग से गमन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, उष्मा सबसे तीव्र गति से विकिरण में गमन करता है। किसमें गमन करेगा, विकिरण विधि में गमन करेगा। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। किसकी आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कर रहा है। माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था। यहां देखिए माइकलसन मोर्ले ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई साहब हमारा जो, ठीक है, हमारा जो क्या है कि हमारा जो जब ठीक है प्रकाश निर्वात से गमन करता है तो निर्वात जो है वो बना है एथर माध्यम से। किससे, एथर माध्यम से बना है। याद रखिएगा ये माइकलसन का प्रयोग है। लेकिन भविष्य में जब आगे चल करके मैक्सवेल ने और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने प्रूव किया तो उन्होंने बताया कि देखिए निर्वात जो है किसी पदार्थ से बना हुआ नहीं है और ये क्या होगा, इथर परिकल्पना जो थी वह क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो माइकलसन मोर्ले प्रयोग आधार बना था किसका, इथर परिकल्पना के पतन का। याद रखना है कि विद्युत चुंबकत्व का सिद्धांत, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सिद्धांत फैराडे ने दिया था। किसने दिया था, फैराडे ने दिया था। इंटरफेरेंस के बारे में यानी व्यतिकरण के बारे में यंग ने बताया था। अपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जब भी हम प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश जो है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, बार बार इस पर क्वेश्चन पूछता है, आप कभी भी नहीं भूलिएगा। प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने बताया, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये बताया मैक्सवेल ने। किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। प्रकाश जो है वह तरंग है, ये किसने बताया, प्रकाश वेव है, लाइट वेव है, ये किसने बताया, तो हाइगेंस ने बताया। किसने बताया, हाइगेंस ने बताया। प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, ये किसने बताया, तो प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है, ये न्यूटन ने बताया। किसने बताया, न्यूटन ने बताया। प्रकाश जो है वह क्या है, तो प्रकाश जो है कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, ये किसने बताया, तो प्रकाश कण और तरंग की भांति व्यवहार करता है, ये बताया डी ब्रॉगली ने। किसने बताया, डी ब्रॉगली ने बताया। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है मैक्सवेल के अनुसार, प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के अनुसार। प्रकाश जो है वह, ठीक है, वह क्या होगा कि आपको, ठीक है, प्रकाश क्या होगा कि वह अवरोधों के किनारे से मुड़ जाएगा, इसको विवर्तन बोलते हैं। और विवर्तन के बारे में गैरीमाल्डी ने बताया। किसने बताया, गैरीमाल्डी में। दो तीन बातें याद रखिए, प्रकाश कण की भांति व्यवहार करता है न्यूटन के अनुसार, प्रकाश तरंग की भांति व्यवहार करता है हाइगेंस के अनुसार। प्रकाश जो है याद रखिए फोटोन ऊर्जा है, प्रकाश फोटोन ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट से बना हुआ है जिसको फोटोन कहते हैं, या आइंस्टीन ने बताया, आइंस्टीन ने सिद्ध किया था इसको। और प्रकाश जो है, ठीक है, निर्वात से भी गमन कर सकता है। प्रकाश, ठीक है, आपको क्या है, प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये बातें याद रखनी है। और प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में यंग ने बताया था। तो ये सब बातें आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार इसको ध्यान से देखते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। माइकलसन मोर्ले प्रयोग का आधार बना था इथर परिकल्पना। मैंने बता दिया कि माइकलसन मोर्ले ने बताया कि आपका जो है निर्वात है वो एथर माध्यम से बना हुआ है और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया, मैक्सवेल ने बताया। ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल ने बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है। देखिए विद्युत क्षेत्र किसको विक्षेपित करेगा, ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करता है। क्षेत्र, कल भी मैंने बताया था इसको, विद्युत क्षेत्र विक्षेपित करेगा किसको, आवेशित तरंग को। किसको, आवेशित यानी चार्ज्ड वेव को, आवेशित तरंग को विक्षेपित करेगा। और यहां देखिए आवेशित तरंग कौन है, तो अल्फा। आवेशित तरंग कौन है, बीटा। आवेशित तरंग कौन है, कैथोड रेज। आवेशित तरंग कौन है, एनोड रेज। ये सब क्या हुआ, इसको विक्षेपित करेगा कौन भाई, तो ये विक्षेपित करेगा कौन, तो विद्युत क्षेत्र। तो इसमें देख लीजिए अल्फा कण, अल्फा कण हीलियम आयन से बना होता है। अल्फा कण किससे बना होता है, हीलियम आयन से बना होता है। जबकि गामा किरण जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा। और ध्यान में रखिएगा जरा मेरी बात को, विद्युत चुंबकीय तरंग गामा एक्स यू भी आई एम आर, याद रखना है इसको, गामा एक्स यू भी आई एम आर। गामा से गामा किरण, एक्स से एक्स किरण, यू से परावैंगनिक किरण, भी से दृश्य प्रकाश, आई से अवरक्त किरण, एम से माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंग,
आर से रेडियो वेव होता है और सबका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा। सबका वेग किसके बराबर? प्रकाश का वेग के बराबर। किसी पर आवेश नहीं होगा, किसी पर आवेश नहीं होगा, याद रखिएगा, इस पर किसी पर भी आवेश नहीं होगा। यह आवेशहीन तरंग होगा। किसका होगा? आवेशहीन होगा। यानी सभी विद्युत चुंबकीय तरंग आवेशहीन होते हैं। और न्यूट्रॉन भी आपको पता है नाभिक में स्थित होता है और यह भी आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन क्या होगा? इसका भी कोई आवेश नहीं होता है। इसका द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम होता है और यह क्या है? अनावेशित कण है। और एक्स किरण की खोज किसने की? रोंटेजन ने किया था। ध्यान में रखिएगा, गामा किरण पॉल विलार्ड ने बताया था और पॉल विलार्ड ने इसके बारे में बताया था और इसके बारे में हेनरी बेक्वेरेल ने भी बताया था। ध्यान में रखिएगा, लेकिन पॉल विलार्ड रहेगा तो पॉल विलार्ड मारिएगा। गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसकी खोज किसने की? तो पॉल विलार्ड ने। लेकिन जब नहीं रहेगा तब आप मारिएगा हेनरी बेक्वेरेल। क्या मारिएगा? हेनरी बेक्वेरेल। जबकि एक्स किरण की खोज किसने की? तो रोंटेजन ने। किसने किया था? रोंटजन नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो विद्युत क्षेत्र किसको ये करता है? तो अल्फा कणों को। अल्फा कण किसका बना होता है? तो हीलियम आयन का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ये विद्युत क्षेत्र आवेशित, विद्युत क्षेत्र आवेशित, ठीक है, आवेशित कणों को विक्षेपित करता है। ठीक है, अल्फा बीटा इन किरणों को, एक्स किरण, न्यूट्रॉन तथा गामा किरण, यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, यह आवेश रहित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो भाई साहब आपका जो रक्त कोशिका होता है आरबीसी, इसमें क्या नहीं पाया जाता? आरबीसी नहीं पाया जाता। ध्यान में रखिएगा, आरबीसी नहीं पाया जाएगा। यकृत कोशिकाएं, लिवर जो है, सबसे अधिक रीजनरेशन पावर इसमें होता है। जबकि व्हाइट ब्लड कर्पुसल्स, ध्यान दीजिएगा, यह प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करता है। क्या करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। मांसपेशी कोशिकाओं में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ये देखिए, ये आपका रेड ब्लड कर्पुसल्स है। मैंने पहले ही बताया है इसमें कि रक्त कणिकाएं जब भी बात करेंगे तो रक्त कणिकाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार के, आरबीसी, फिर क्या डब्ल्यूबीसी, फिर क्या प्लेटलेट्स, ये 3 होगा। प्लेटलेट्स 3 होगा। आरबीसी जो है वो क्या करता है? प्लेटलेट्स होता है। आरबीसी ये केंद्रक विहीन होता है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स याद रखिएगा रक्त थक्का को जमाता है। और व्हाइट ब्लड सेल्स देखिए, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, एओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, इतने प्रकार के होंगे क्या? डब्ल्यूबीसी। और यह क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। क्या करेगा? प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने का कार्य करता है। बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और बहुत सारा चीज आज हम लोगों ने समझा भी है। एंटीजन, एंटीबॉडी, याद रखना है इसको। तो बच्चे आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह कहा जाता है, तो एकदम याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र कौन है? तो याद रखिएगा शहर है। क्या है? शहर। ठीक है, श्री हरिकोटा, ठीक है, आपको रिसर्च सेंटर है। श्री हरिकोटा रिसर्च सेंटर है। और ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी इसरो किसी भी, ठीक है, किसी भी आपको परिक्षेपण करेगा तो ये कहां पर स्थित है? शहर स्थित है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ये कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा में स्थित है। और ये कहां पर है? पुलिकट झील में है। याद रखिएगा श्री हरिकोटा में है। और मैं क्या बता रहा था कि जब भी किसी उपग्रह को प्रक्षेपित किया जाता है तो उपग्रह का नियंत्रण जो है, उपग्रह का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाएगा? तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा किया जाता है। यानी ठीक है, प्रमुख मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा, यानी प्रमुख आपको क्या है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, नियंत्रण केंद्र के द्वारा किया जाता है। और ये प्रमुख नियंत्रण केंद्र, यानी कोई भी उपग्रह को प्रक्षेपित किए और जब यह उपग्रह किसी कक्षा में स्थित हुआ तो उसको स्थित करने का कार्य, यानी उसको नियंत्रित करने का कार्य, नियमित करने का कार्य कौन करता है? तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी करता है। और ये मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहां पर है? तो ध्यान में रखिएगा, तो ये है आपको, क्या है? ये है आपको भोपाल में। कहां पर है? भोपाल में। और ध्यान में रखिएगा हुगली, ठीक है, हुगली में भी है। कहां पर है? हुगली में भी है। तो ये आपको याद रखना है कि शहर कहां पर है? तो इसरो जो है आपका क्या है? तो इसरो जो है वो क्या करता है? तो श्री हरिकोटा
से अपना जितना भी अंतरिक्ष यान है उसको प्रक्षेपित करता है। मैंने पहले भी बता दिया है कि अंतरिक्ष यान दो प्रकार के होंगे, एक क्या होगा तो भू स्थितिक उपग्रह, दूसरा क्या होता है ध्रुवीय उपग्रह होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। इसमें थोड़ा सा देख लीजिए, इसरो, ठीक है, इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, या आंध्र प्रदेश के या आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। मैंने बताया था इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। कब हुई थी? स्थापना हुई 1971 में, ध्यान में रखिएगा कब हुआ तो 1971 में इसका स्थापना किया गया था। तो एकदम याद रखना है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। चलिए इसको ये कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ये देखिए कह रहा है निम्न में से किस तत्व का संकेत सही नहीं है। यहां देखिए संकेत की पद्धति का विकास वर्जिलियस ने किया था। किसने किया? वर्जिलियस ने किया था। एकदम याद रखिएगा, संकेत की पद्धति का विकास किसने किया? वर्जिलियस ने किया। और वर्जिलियस ने संकेत के लिए 3 पद्धति दिए थे। क्या दिया? पहला दिया इन्होंने कि देखिए तत्वों का जो संकेत होता है वह अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी वर्ण वाला जो तत्व का जो अंग्रेजी नाम होगा उसका पहला अक्षर होगा। फिर इन्होंने ही बताया कि देखिए यदि 2 या 2 से अधिक तत्वों का अंग्रेजी नाम समान हो तो तत्वों का संकेत कोई भी अंग्रेजी नाम और अन्य प्रधान अक्षर के रूप में दिया जाता है। और तीसरा, किसी भी तत्व का जो लैटिन और ग्रीक नाम होता है उसको भी हम क्या करते हैं, आपको संकेत के रूप में लिखा जाता है। और यही देखिए टिन का संकेत क्या होगा? SN होगा। यही गलत हो गया। एंटीमनी SB हो गया, रेनियम RE हो गया, टंगस्टन W हो गया। तो इसमें आंसर क्या होगा? आपको A सही होगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको। अब देखिए मैं क्या बता रहा हूं, यहां देखिए मैंने किया टिन का संकेत SN है। संकेत लिखने की पद्धति का विकास किसने किया? तो वर्जिलियस ने किया। किसने किया? वर्जिलियस ने। जरा ध्यान दीजिएगा, टंगस्टन मैंने बताया था अभी उल्फ्राम होता है। क्या होता है? उल्फ्राम होता है। तो W हो गया, ठीक है। आपको मरकरी क्या होगा? तो हाइड्रागैरम होगा। मरकरी क्या होगा? हाइड्रागैरम यानी Hg होगा। मरकरी क्या होगा? हाइड्रागैरम यानी Hg होगा। फिर देखिए लेड क्या होगा? लेड हो गया प्लम्बम। क्या होगा? प्लम्बम हो गया। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो Pb हो गया। क्या हो गया? Pb हो गया। तो ये सब डिफरेंट संकेत है जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। उल्फ्राम W यानी टंगस्टन हो गया, मरकरी Hg और लेड प्लम्बम Pb। तो ये बातें याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 34 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? जरा देखिए ये विवादित है क्वेश्चन। एक तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है? 34 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो पहले देख लेते हैं ये 34 किसका परमाणु क्रमांक होगा? सेलेनियम का होगा। और ये सेलेनियम जो है धातु के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? धातु की भांति व्यवहार करता है। और सेलेनियम याद रखिएगा 16वें वर्ग में है। किस वर्ग में है? 16वें वर्ग में है। और ध्यान में रखिए, अब देखिए इसका क्या होगा? 1s 2s 2p 3s 3p 3d और क्या होगा? 4s और ठीक है 4p आ गया। यहां देखिए 2 2 4 6 10 12 6 18 18 10 28 28 2, ठीक है 2 2 4 6 10 12 12 6 18 18 10, ठीक है 18 10 क्या हो गया? 28 28 2 30 और 30 4 क्या हो गया? 34। तो जब भी धातु की भांति व्यवहार करेगा तो ये 2 और 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? प्रदान कर देगा। और इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये विवादित क्वेश्चन है, 6 होगा। लेकिन अगर हम ऐसे बात करते तो क्या हो जाता? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता तो 2 वैलेंसी होती, लेकिन -2 करना पड़ेगा। ये इसकी वैलेंसी -2 -4 और क्या होगा? 6 होता है। तो ये देखिए तरह तरह का ये कंपाउंड का निर्माण करता है, इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। एकदम विवादित क्वेश्चन है, इसमें उलझिएगा नहीं। सेलेनियम का जब भी आपको बात करेगा वैलेंसी क्या होता है तो याद रखिए सेलेनियम धातु की भांति व्यवहार करेगा, इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बहुत जगह आपको क्या मिलेगा? 2 भी मिलेगा, बहुत जगह 4 भी मिलेगा, लेकिन आपको मारना क्या है? तो जो सही होगा वही, क्योंकि बोर्ड आपको 6 आंसर देता है। तो ध्यान में रखिएगा क्या होगा? 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें जरा देख लीजिए, परमाणु क्रमांक 34 सेलेनियम का है। और याद रखिएगा इसका प्रयोग हम लोग सोलर प्लेट में करते हैं। किसमें करेंगे? सोलर प्लेट में किया जाता है। किस प्लेट में? सौर प्लेट में, सोलर प्लेट में इसका उपयोग किया जाएगा। और ठीक है यह p ब्लॉक एलिमेंट है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कर दिया। ये देखिए तो ये 4p4 हो गया, यानी 2 4 6 ये प्रदान कर देगा, इसीलिए इसका 6 ही मारिएगा आप लोग आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोई
एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित देखो और प्रोग्राम के एप्लीकेशन को चलाने के लिए आवश्यक होता है, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्या कहेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे। ये देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आपके सिस्टम पर होता है और वह क्या करेगा, जितना भी आपका एप्लीकेशन होगा उसको काम करने में सहायता करेगा। आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना है, जैसे विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज एक्सपी, ये सब क्या है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने की अनुमति देता है। मॉडेम, डिमॉड्यूलेटर और मॉड्यूलेटर होता है आपके, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को इंटरनेट से जोड़ने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसे मॉडेम कहते हैं। और स्पैम क्या होता है? तो अनवांटेड जो मेल होगा उसको स्पैम कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्पैम कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की सभी प्रक्रियाओं को प्रबंधित करता है और प्रोग्राम और एप्लीकेशन को चलाने की अनुमति देता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, क्रांतिक तापमान पर ध्यान दीजिएगा जरा। ये क्या है? ये द्रव है। क्या है? द्रव है। द्रव, ध्यान में रखिएगा, द्रव के ऊपरी परत पर लंबवत रेखा पर लगने वाले बल को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। सरफेस टेंशन बराबर क्या होगा? बल बटे लंबाई। सरफेस टेंशन बराबर क्या होगा? बल बटे लंबाई होगा। और इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन पर मीटर होगा। न्यूटन पर मीटर होगा। याद रखिए द्रव बूंदों का गोलाकार होना, द्रव बूंदों का गोलाकार होना, वर्षा बूंदों का गोलाकार होना और पारा की बूंदों का गोलाकार होना, गर्म चाय का स्वादिष्ट लगना, ठीक है, गर्म चाय का स्वादिष्ट लगना, जल में साबुन के या डिटर्जेंट के डालने पर पृष्ठ तनाव का घट जाना, ये सब क्या होता है? सफाई करने में सहायता करता है। ये सभी गुण किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होगा। किसके कारण होगा? पृष्ठ तनाव के कारण होगा। याद रखिए, बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि जब हम चाय पीते हैं तो स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म चाय जो होगा उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा, वो अधिक सरफेस एरिया पर फैलेगा जिसके कारण वह स्वादिष्ट लगेगा। क्वेश्चन पूछेगा वर्षा बूंदों का गोलाकार होना, पारा बूंदों का गोलाकार होना किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण। तो भाई साहब, ठीक है, क्रांतिक तापमान पर द्रव के पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है? तो 0 हो जाएगा। और मैंने बता दिया कि यह द्रव के ऊपरी तल का गुण होता है और यह तापमान के बढ़ने पर, यह देखिए बार बार क्वेश्चन पूछेगा, तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा? तो भाई साहब घट जाएगा। तो ये आज मैंने सेट आपको करवाया और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेट है और इसमें देखिए थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सफलता दिलाने के लिए, आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं कृत संकल्प हूं। और ध्यान में रखिए, मैं बार बार बताता हूं, जाते जाते मैं एक बार बातें आपको कह रहा हूं कि देखिए भाई, कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, कोई जुगाड़बाजी पढ़ाई में नहीं होता है। केवल और केवल, ठीक है, मेहनत करने से ही व्यक्ति को सफलता मिल सकती है। इसलिए मेरी गुजारिश है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।